काइनेमेटिक्स के पिछले लेक्चर में हम लोगों ने एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म को डिफाइन किया था मोशन से रिलेटेड, और इस टर्म को हम लोग कर रहे थे एवरेज वेलोसिटी। और एवरेज वेलोसिटी को हम लोगों ने कैसे डिफाइन किया था कि एवरेज वेलोसिटी को डिफाइन करने के लिए एक इंटरवल चाहिए होता है। और कोई मान लो सपोज एक पार्टिकल स्ट्रेट लाइन में चल रहा है और आपसे किसी ने कहा कि ये गिवन इंटरवल ऑफ टाइम में एवरेज वेलोसिटी निकालो, तो आप कैसे निकालते हो? तो निकालने का तरीका मैंने आपको बताया था, बहुत डिटेल में हम लोगों ने एनालिसिस किया था कि उस गिवन इंटरवल में पार्टिकल का जो नेट डिस्प्लेसमेंट होगा और डिवाइडेड बाई जो टोटल टाइम उस डिस्प्लेसमेंट के लिए लेगा, उसका रेशियो जो होगा दैट इज कॉल्ड एवरेज वेलोसिटी। ये कंसेप्ट हम लोगों ने पढ़ा था। और एवरेज वेलोसिटी के बारे में मैंने आपको बताया था कि ये वेक्टर होता है, इसका कुछ मैग्नीट्यूड होगा प्लस क्या होगा, डायरेक्शन होगा। और एवरेज वेलोसिटी की अगर हम लोग बात करें, एक्चुअली इस पैरामीटर को हम लोग इसलिए डिफाइन कर रहे थे कि उस मोशन को डिस्क्राइब कर पाए जिस पार्टिकल के मोशन का एवरेज वेलोसिटी हम लोग कैलकुलेट करें, उस पार्टिकल के मोशन को हम लोगों ने डिस्क्राइब करने के लिए एवरेज वेलोसिटी के कंसेप्ट को इंप्लॉय किया था। लेकिन एवरेज वेलोसिटी का कंसेप्ट बहुत डिटेल्ड इंफॉर्मेशन उस पार्टिकल के मोशन के बारे में नहीं देता है। शायद आपको याद होगा कि एवरेज वेलोसिटी का जो फंडामेंटल कंसेप्ट जिसको हम लोगों ने विजुलाइज किया था, मैंने आपको बताया भी था कि जब एवरेज वेलोसिटी की हम लोग बात करते हैं तो वो एक जस्ट प्रेडिक्शन देता है कि अगर फ्यूचर में, जैसे मान लो सिंपल सा एक पार्टिकल है, एक बार फिर से थोड़ा सा जल्दी जल्दी उसको हम लोग रिवाइज करते हैं। जो पिछले दिन मैंने आपको बताया था कि एवरेज वेलोसिटी का एग्जैक्ट मतलब क्या होता है कि अगर कोई पार्टिकल स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल कर रहा, वो लोकेशन ए पर था, ए से बी पर जा रहा, और ए से बी इंटरवल में ए को इनिशियल कहेंगे, बी को फाइनल कहेंगे, और इस गिवन इंटरवल में उसका जो एवरेज वेलोसिटी हम लोग फाइंड आउट करेंगे, वो मान लो कि टोटल डिस्प्लेसमेंट ए टू बी डेल एक्स हुआ, टाइम कितना लिया, डेल टी लिया, तो जो डेल एक्स और डेल टी का रेशियो आएगा दैट इज कॉल्ड एवरेज वेलोसिटी। और एवरेज वेलोसिटी हम लोगों को मोशन के बारे में एग्जैक्ट इंफॉर्मेशन नहीं देता है, ये जस्ट एक प्रेडिक्शन देता है। और एक प्रेडिक्शन कैसा देता है कि अगर फ्यूचर में अगर सेम उसी इनिशियल लोकेशन ए से अगर कोई दूसरा पार्टिकल या वही पार्टिकल ए से चलना शुरू करे और जो एवरेज वेलोसिटी निकाले हो, फॉर एग्जांपल मान लो 5 मीटर पर सेकेंड ड्यू ईस्ट निकाले हो, इसका मतलब कि अगर कोई आदमी या कोई दूसरा पार्टिकल अगर इनिशियल लोकेशन ए से चलना शुरू करे और वो 5 मीटर पर सेकेंड के रेट से, इतने रेपिडिटी से अगर ईस्ट डायरेक्शन में चलेगा तो वह इनिशियल टू फाइनल पहुंच सकता है। लेकिन ये जो एवरेज वेलोसिटी का कंसेप्ट है, ये जस्ट हम लोग को फ्यूचर की बात बता रहा है कि अगर उसी इनिशियल टू फाइनल अगर हमको जाना होगा तो किस रेपिडिटी से किस डायरेक्शन में हम चलेंगे तो इनिशियल टू फाइनल पहुंच सकते हैं। लेकिन देखो ये कंसेप्ट ठीक है, मोशन से रिलेटेड था, बट इस एवरेज वेलोसिटी के साथ दिक्कत क्या था कि ये एग्जैक्ट इंफॉर्मेशन नहीं दे रहा था। क्योंकि एवरेज वेलोसिटी अगर मैं आपको बता दूं कि एक पार्टिकल का एवरेज वेलोसिटी ए टू बी इंटरवल में 5 मीटर पर सेकेंड ड्यू ईस्ट है, तो आप ये नहीं बता सकते हो कि पार्टिकल ने किस पाथ को फॉलो किया था, वो कैसे ट्रेवल किया था, ये आप कुछ भी नहीं बता सकते हो। हाँ, एक बात जरूर बता सकते हो कि उस ए टू बी इंटरवल में इनिशियली ए पर था और फाइनल बी पर गया। लेकिन वो मान लो ये ए है और ये बी है, तो पार्टिकल हो सकता है कि डायरेक्ट ऐसे गया हो, या हो सकता है कि ए से सी पॉइंट तक गया हो, बी से आगे भी गया हो, फिर वापस बी पर आ गया हो, ठीक है। या हो सकता है कि इधर जाके फिर बी पर गया हो, कुछ भी किसी भी तरह का मोशन शो कर सकता है। तो ये पार्टिकल ने टू बी किस तरह के पाथ को फॉलो किया, उसका हर इंस्टेंट वो किस तरह किस रेट के साथ मूव कर रहा था, ये कुछ भी इंफॉर्मेशन एवरेज वेलोसिटी हम लोगों को दे नहीं पाता है। बस वो ये देता है कि पार्टिकल जैसे भी गया हो, जिस पाथ को भी फॉलो किया होगा, तो उसी इनिशियल टू फाइनल लोकेशन के बीच में अगर फ्यूचर में कभी भी अगर आपको जाना होगा तो किस रैपिडिटी से और किस डायरेक्शन में आपको चलना होगा कि आप इनिशियल टू फाइनल जा सकते हो, ठीक है। तो एवरेज वेलोसिटी का कंसेप्ट ठीक है, हम लोगों ने पढ़ा था, सीखा था, इससे रिलेटेड हम लोगों ने प्रॉब्लम्स भी किया था। लेकिन ये मोशन के लिए बहुत यूजफुल पैरामीटर नहीं है, थोड़ा सा हेल्प करता है लेकिन यूजफुल पैरामीटर नहीं है, बहुत बेनिफिशियल नहीं है। क्योंकि उस मोशन ऑफ द पार्टिकल के बारे में ये डिटेल में कोई इंफॉर्मेशन प्रोवाइड हम लोगों को नहीं करता है कि पार्टिकल एट ऑल द टाइम किस तरह मूव कर रहा था, किस डायरेक्शन में जा रहा था, कौन से पाथ को फॉलो किया, कुछ भी इंफॉर्मेशन आपको प्रोवाइड नहीं करेगा, ठीक है। तो ये देखा गया कि ये बहुत, जैसे मान लो एक सिंपल सा एग्जांपल और लेते हैं, एकदम सिंपल सा इंफॉर्मेशन लेते हैं। अगर आपको एवरेज वेलोसिटी में आपको बता दूं तो क्या बता सकते हो कि पार्टिकल कैसे मूव कर रहा था। जैसे फॉर एग्जांपल मान लो आप
अपने घर से अपने फ्रेंड के यहाँ जा रहे हो और उसके घर की दूरी है 200 किलोमीटर, ठीक है, और आपको जाने में टोटल 4 घंटे का समय लगा, ठीक है, टोटल कितने घंटे का समय लगा, 4 घंटे का समय लगा, और आपने 200 किलोमीटर का डिस्टेंस नहीं कर सकते हो कि ए से बी तक का जो भी डिस्टेंस ट्रेवल किया, ठीक है, वो 400 किलोमीटर 200 किलोमीटर था, टाइम आपने कितना लिया 4 घंटे। तो 200 डिवाइडेड बाई 4 ये क्या दे देगा, ये जो रेशियो आएगा दैट इज कॉल्ड एवरेज वेलोसिटी, और ये एवरेज वेलोसिटी आ गया 50 किलोमीटर पर आवर। तो 50 किलोमीटर पर आवर मान लो ड्यू ईस्ट है, ये जो एवरेज वेलोसिटी है ये आप मान लो बाइक से गए होगे ए से बी तक, तो ये जो एवरेज वेलोसिटी का कंसेप्ट है कि 50 किलोमीटर पर आवर से आपने बाइक चलाया होगा, तो क्या ये ट्रू इंफॉर्मेशन दे रहा है? तो हम लोग कहेंगे नहीं, ये ट्रू इंफॉर्मेशन नहीं दे रहा, ये जस्ट एक इमेजिनेशन वाला इंफॉर्मेशन दे रहा है कि ऐसे कोई गया होगा, लेकिन ये एग्जैक्ट इंफॉर्मेशन नहीं दे रहा। क्योंकि आप सोच के देखो ना कि अगर आपने 4 घंटे में 200 किलोमीटर की दूरी तय की, तो एवरेज वेलोसिटी अगर आपका आ गया 50 किलोमीटर पर आवर ड्यू ईस्ट, इसका मतलब क्या है कि क्या आप बाइक हमेशा ईस्ट के तरफ 50 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से बाइक को चलाए होगे? एकदम नहीं। आप इमेजिन करके देखो, जब आपने बाइक स्टार्ट किया होगा तो उस समय आपका स्पीड 0 होगा, फिर आपने बाइक स्पीड किया होगा, चलाना शुरू किया होगा, आपका स्पीड 20 किलोमीटर पर आवर हुआ होगा, फिर आपके बाइक की स्पीड 40 होगा, कभी हो सकता है 70 होगा, ठीक है। कहने का मतलब क्या है कि एवरेज 50 आपको जस्ट एक हाइपोथेटिकल कंसेप्ट दे रहा है कि आप इस एक अनुमान कर सकते, एक अनुमान बता रहा है कि आप इस रेट के साथ गए होगे, इस रैपिडिटी के साथ गए होगे, लेकिन ये अनुमान है, ये ट्रू वैल्यू नहीं है, आपके मोशन के बारे में कंप्लीट इंफॉर्मेशन नहीं दे रहा। इसीलिए मोशन से रिलेटेड ये जो पैरामीटर था एवरेज वेलोसिटी का जो कंसेप्ट था, ये हम लोगों के लिए बहुत यूजफुल नहीं है। तो इस चीज को सॉर्ट आउट करने के लिए, मतलब किस चीज को सॉर्ट आउट करने के लिए कि मोशन के बारे में हम लोगों को ग्रेटर इंफॉर्मेशन चाहिए, डिटेल्ड नॉलेज चाहिए, तो कोई ना कोई एक ऐसा पैरामीटर हम डिफाइन करें जो उस पार्टिकल के मोशन को ट्रैक कर पाए। एक ऐसा पैरामीटर डिफाइन किया जाए जो उसके मतलब कह सकते हो पार्टिकल जो ए से बी तक जा रहा, जो पार्टिकल ए से बी तक जा रहा, उसके ईच इंस्टेंट हम ये बता पाए कि वो किस रेट के साथ जा रहा था, किस रैपिडिटी के साथ जा रहा था, स्लो जा रहा था, फास्ट जा रहा था, या कह सकते हो कि किस डायरेक्शन में जा रहा था इट ऑल द टाइम। उस चीज को डिफाइन करने के लिए, मतलब उसके मोशन को ट्रैक करने के लिए, पार्टिकल के मोशन को ट्रैक करने के लिए हम लोगों ने एवरेज वेलोसिटी के कंसेप्ट के बाद एक सबसे इंपॉर्टेंट कंसेप्ट हम लोग डिराइव कह सकते हो कि एक सबसे इंपॉर्टेंट आइडिया को जनरेट किया गया, जिसमें कह सकते हो कि सबसे बड़ा योगदान है, पता है किसका? न्यूटन का। क्योंकि ये न्यूटन की क्यूरियोसिटी थी कि कोई पार्टिकल अगर कंटिन्यू मोशन में है दैट मींस वो कंटिन्यूअस अपना पोजीशन बदल रहा है। अगर पोजीशन बदल रहा है दैट मींस डेफिनेटली हर इंस्टेंट वो उसका रैपिडिटी जो है पोजीशन चेंज करने का अलग अलग हो सकता है, वो कितना फास्ट है, कितना स्लो चल रहा है। इस चीज को जानने की कोशिश में उन्होंने सोचा कि अब जो एवरेज वेलोसिटी का कंसेप्ट एक इंटरवल के लिए था, वो सोच रहे थे कि अगर हम एक इंस्टेंट पर, एक सर्टेन इंस्टेंट ऑफ टाइम, इंस्टेंट इन द सेंस कहने का मतलब क्या होता है, विच इज नो एनी टाइम ड्यूरेशन। एक इंस्टेंट का मतलब होता है जैसे t इक्वल टू 1 सेकेंड, मतलब उस इंस्टेंट की बात करें, इंस्टेंट के पास कोई टाइम ड्यूरेशन नहीं होता है। टाइम इंटरवल के पास टाइम ड्यूरेशन होता है, लेकिन एक इंस्टेंट के पास कोई टाइम ड्यूरेशन नहीं होता है। तो न्यूटन का ये सबसे कह सकते हो कि उनका क्यूरियोसिटी था, वो चाहते भी थे कि अगर किसी मोशन को सही से ट्रैक करना हो तो उसके मोशन के किसी एक पर्टिकुलर इंस्टेंट पर, पर्टिकुलर इंस्टेंट जैसे कहने का मतलब मान लो कि एक पार्टिकल चलना शुरू किया 11 से लेके 11:30 तक चला, 11 AM टू 11:30 AM तक चला। वो चाह रहे थे कि जब 11 मान लो कि 11:05 पर उस पार्टिकल की स्पीड कितना होगा, वो उस एक इंस्टेंट पर वो उसको ट्रैक करना चाहते थे, पता करना चाहते थे। तब उन्होंने क्या किया, कहा कि एवरेज वेलोसिटी के कंसेप्ट को हम लोग छोड़ते हैं और एक नए फिजिकल क्वांटिटी को डिफाइन करते हैं। और ये नया फिजिकल क्वांटिटी कौन था? इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। ये नया फिजिकल क्वांटिटी कौन सा था? इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। तो न्यूटन के मन में यह आया कि अगर कोई पार्टिकल अगर मोशन में है तो उसके एक पर्टिकुलर इंस्टेंट पर हम वेलोसिटी को अगर डिफाइन कर दें तो इससे हमको पता चल जाएगा कि उस इंस्टेंट पार्टिकल किस रेट के साथ अपना पोजीशन चेंज कर रहा है और किस डायरेक्शन में चल रहा है। ऐसा एक फिजिकल क्वांटिटी वो चाहते थे
कि एक ऐसा फिजिकल क्वांटिटी डिफाइन करे जब पार्टिकल स्ट्रेट लाइन में चले या किसी भी तरह का मोशन शो करे तो उसके पाथ के किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट पर, किसी एक इंस्टेंट कह सकते हो, या किसी पर्टिकुलर पॉइंट पर वो किस रेट के साथ लोकेशन को बदल रहा है उस इंस्टेंट, और किस डायरेक्शन में वो चल रहा, उसके लिए उन्होंने इंस्टेंटेनियस रेट को, या ऐसे कह सकते हो इंस्टेंटेनियस स्पीड, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी के कंसेप्ट को इंट्रोड्यूस किया। और यहीं से इस इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी के कंसेप्ट को खोजने के चक्कर में उन्होंने मैथमेटिक्स की एक नई ब्रांच को खोज डाली जिसको हम लोग कहते हैं कैलकुलस। क्योंकि जो एवरेज वेलोसिटी का कंसेप्ट था इट इज रिलेटेड टू अलजेब्रा, इट इज एसोसिएटेड विद अलजेब्रा, क्योंकि रेशियो का कंसेप्ट अलजेब्रा में है। लेकिन उन्होंने इंस्टेंटेनियस रेट कि एक पर्टिकुलर इंस्टेंट पर उस पार्टिकल का जो पोजीशन चेंज होने का रेट है, मतलब जो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी को खोजने के चक्कर में उन्होंने मैथमेटिक्स के एक नए ब्रांच को जन्म दिया जिसको आज आप लोग कैलकुलस के नाम से जानते हो। ठीक है, अब सोचो कि आखिर न्यूटन ने कैसे सोचकर इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी के बारे में बताया होगा। पहले हम लोग थोड़ा सा इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी के बारे में एक कंसेप्ट जनरेट कर सकते हैं कि इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का मतलब क्या है, कि वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल एट एनी इंस्टेंट ऑफ टाइम इज कॉल्ड इंस्टेंटेनियस। और एवरेज के लिए एक टाइम इंटरवल चाहिए। इंस्टेंटेनियस क्या होता है, एक पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम, कोई पार्टिकल मोशन में किसी इंस्टेंट ऑफ टाइम पर उसका जो वेलोसिटी होगा दैट इज कॉल्ड इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल। और इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी को ही हम लोग वेलोसिटी कहते हैं। कभी भी आप सुनना कि वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल, इसका मतलब क्या समझोगे, एवरेज की बात नहीं कर रहा, वो बात कर रहा इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी की बात हो रही है। ठीक है, तो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी को हम लोग आमतौर पर वेलोसिटी वेक्टर ही कहते हैं। मतलब इंस्टेंटेनियस जो वेलोसिटी वेक्टर है उसी को हम लोग वेलोसिटी वेक्टर कहते हैं। क्लियर? तो अब थोड़ा सा हम लोग इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी को डिटेल में समझने के लिए पहले एक मोशन कंसिडर करते हैं। और हर बार किसी फिजिकल क्वांटिटी को डिफाइन करने के लिए जो या पैरामीटर जो मोशन से रिलेटेड है, मैंने एक जनरलाइज्ड कंसेप्ट लिया था, 3 डायमेंशनल मोशन लिया था। लेकिन इस बार इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी वेक्टर को डिफाइन करने के लिए हम लोग एक सिंपल सा मोशन लेंगे। और वो कौन सा मोशन होगा, वो स्ट्रेट लाइन मोशन होगा। और वहीं से इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी वेक्टर के कंसेप्ट को हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है, अब हम लोग का मेन फोकस, क्योंकि ये क्लास आप कह सकते हो कि पूरा डेडिकेटेड है इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी को, तो इसको थोड़ा समझने की कोशिश करना, क्योंकि इन सब कंसेप्ट का बार बार यूज आने वाला है और इसको पूरा फील करना होगा आपको। तभी ये सब टॉपिक आपको कह सकते हो कि आप बहुत अलग कर सकते हो फिजिक्स में, अगर ये सब अगर विजुलाइज कर पाए तो। ठीक है, तो अब हम लोग का मेन मोटिव क्या है कि इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी वेक्टर को कैसे हम विजुलाइज करेंगे, कैसे इसको मैथमेटिकली हम लोग डिस्क्राइब करेंगे, न्यूटन ने क्या सोच कर कैसे इसके इंस्टेंटेनियस रेट को कैलकुलेट किया था, उसको हम लोग अब देखने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए देखते हैं इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, और जिसको हम लोग सिंपली वेलोसिटी वेक्टर भी कहते हैं। तो अब हम लोग डिफाइन करेंगे इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी को, जिसको आमतौर पर हम लोग वेलोसिटी वेक्टर भी कहते हैं। ठीक है, तो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी वेक्टर को डिफाइन करने की जरूरत क्यों पड़ी, ये कुछ देर पहले मैंने आपको बताया है। अब देखो कैसे इसको डिफाइन करोगे, तो ये कह सकते हो कि ये काइनेमेटिकल पैरामीटर्स का ये 6th पार्ट है। इसके पहले हम लोगों ने क्या क्या पढ़ चुका है, पोजीशन के बारे में पढ़ा है, डिस्टेंस के बारे में पढ़ा है, डिस्प्लेसमेंट के बारे में पढ़ा है, आप कह सकते हो एवरेज स्पीड के बारे में पढ़ा है, एवरेज वेलोसिटी के बारे में पढ़ा है। अब जो हम लोग का इंपॉर्टेंट पार्ट है वो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी वेक्टर, और कह सकते हो वेलोसिटी वेक्टर, और ये काफी इंपॉर्टेंट कह सकते हो कि टॉपिक है। और आज के इस लेक्चर में इसको थोड़ा सा डेप्थ में मैं बताने की कोशिश करूंगा, तो थोड़ा सा इसको समझने की आप लोग कोशिश करना। ठीक है, तो एक्चुअली देखो, जब इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी को फाइंड आउट करने की कोशिश कर रहे थे न्यूटन, तो उनके सामने सबसे बड़ी दिक्कत क्या आ रही थी कि एक इंस्टेंट पर कैसे हम एवरेज को निकालें। क्योंकि उनके पहले कुछ फिलोसफर थे, कुछ फिजिसिस्ट थे, जिन्होंने डायरेक्ट कह दिया था कि एक इंस्टेंट पर इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी को डिफाइन नहीं किया जा सकता है। और उसका उन्होंने बहुत सारा तर्क दिया था, बहुत सारा आर्गुमेंट दिया था, जिसमें से सबसे ज्यादा फेमस है ज़ेनोस पैराडॉक्स। लेकिन ये है क्या, इसके बारे में मैं नहीं पढ़ाने वाला हूं, क्योंकि ये सब आपके सिलेबस में नहीं है। लेकिन अगर हो सकता है कि जो फिजिक्स में बहुत इंटरेस्टेड हो, जो बहुत डिटेल में जानना चाहता है, तो आप गूगल में सर्च कर सकते हो ज़ेनोस पैराडॉक्स। ज़ेनोस एक कह सकते हो बहुत बड़े फिलोसफर थे, न्यूटन से पहले। उन्होंने ये चीज बता दी थी कि
एक इंस्टेंट पर मोशन को डिफाइन कर पाना, मोशन के इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी को डिफाइन कर पाना पॉसिबल नहीं है। और कुछ फिजिसिस्ट ने डायरेक्ट भाई ऐसे भी लॉजिकली भी बताया था, मतलब एक मैथमेटिकल आर्गुमेंट के थ्रू भी बताया था कि इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी को डिफाइन कर पाना पॉसिबल नहीं है। जैसे उनके अकॉर्डिंग कि अगर मान लो एक पार्टिकल स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहा है, ठीक है, तो ये कह सकते हो ओरिजिन है, किसी पी पॉइंट पर किसी टाइम टी पर मान लो यहां है, और किसी टाइम टी प्लस डेल टी पर अगर कोई पार्टिकल यहां लोकेटेड है, तो कह सकते हो कि इस टाइम टी पर उस पार्टिकल का कह सकते हो कि कुछ पोजीशन होगा, मान लो कि x है, और यहां पर इसका ये पोजीशन यहां से यहां x है, और यहां से यहां तक का पोजीशन कितना है x प्लस डेल्टा x है, ठीक है। मान लो कोई एक पार्टिकल स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहा है और t टाइम पर उसका लोकेशन फ्रॉम ओरिजिन कितना x है, और आफ्टर डेल टी सेकेंड लेटर कह सकते हो उस t प्लस डेल टी टाइम पर उसका न्यू पोजिशन कितना है x प्लस डेल्टा x है, ठीक है। तो लोगों ने कहा कि इस इंटरवल में इसको हम a नाम दे दिए, इसको b नाम दे दिए, इस इंटरवल में हम एवरेज वेलोसिटी को डिफाइन कर सकते हैं। तो डिफाइन किया गया v एवरेज इन दिस इंटरवल ए बी, इसका v एवरेज का मॉड ले लेते हैं ए बी, ये कितना हो जाएगा टोटल डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम ए टू बी डिवाइडेड बाई टोटल टाइम, ये एवरेज वेलोसिटी था। लेकिन लोगों का आर्गुमेंट ये था, कुछ फिजिसिस्ट का आर्गुमेंट ये था कि अगर आप चाहते हो कि ए पर आप वेलोसिटी निकालना चाहते हो तो इस इंस्टेंट आप पता करना चाहते हो, क्योंकि न्यूटन का मेन मोटिव क्या था, वो किसी भी तरीके से चाहते थे कि इसको बहुत ज्यादा डिटेल में मोशन को समझे, उसके लिए हमको इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी को डिफाइन करना कंपलसरी है। और हम डिफाइन नहीं कर पाए तो हम बहुत सारे नेचर ऑफ द मोशन को हम समझ नहीं सकते। इवन सन के मोशन, सन ने अर्थ के या कह सकते हो कि जितने भी प्लैनेट्स हैं उनके मोशन को हम डिस्क्राइब नहीं कर पाएंगे अगर इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी पता नहीं कर पाए तो। इसी चीज के को दिमाग में रखकर वो इस चीज पर, इस कंसेप्ट पर, इस आइडिया पर सोच रहे थे, ठीक है। और उनके सामने ये सब बहुत ज्यादा ऑब्स्टेकल था, क्योंकि लोगों ने कहा कि अगर आप ए पर चाहते हो कि पार्टिकल कितना फास्ट है कितना स्लो मूव कर रहा था, तो अगर आप ए पर जब उसको जाने में टाइम टी लगा था, मान लो टी टाइम पर ए लोकेशन पर है, तो अगर ए पर कैलकुलेट करने जाओगे तो ये जो बेसिक फॉर्मूला इसको तो यूज करना ही होगा, क्योंकि वेलोसिटी मतलब रेट ऑफ चेंज, ठीक है। तो आप कह रहे हो कि अगर इस टी टाइम पर निकालोगे तो टी टाइम पर एक इंस्टेंट है, और इंस्टेंट हैज नो ड्यूरेशन ऑफ टाइम, कोई टाइम इंटरवल नहीं होता है, तो डेल टी कितना हो जाएगा, ए इंस्टेंट पर डेल टी हो जाएगा 0। तो आप जो वी एवरेज निकालोगे ओनली 8.8, तो ये कितना हो जाएगा डेल एक्स बाई 0 विच इज अनडिफाइंड। अनडिफाइंड का मतलब ये आपको कोई भी वैल्यू देगा ही नहीं, डिफाइन किया ही नहीं जा सकता, किसी भी पार्टिकल का वेलोसिटी इन्फिनाइट नहीं हो सकता, ठीक है। तो कहने का मतलब क्या है, ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम उनके पास थी। इन सारी चीजों पर बहुत मेहनत करने पर, बहुत सोचने पर वो कह सकते हो कि इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी को कैलकुलेट करने में सक्सेसफुल रहे। और इस इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी को कैलकुलेट करने के लिए उन्होंने मैथ के नए ब्रांच को ही जन्म दे दिया, जिसको हम लोग कैलकुलस कहते हैं, जो आप पढ़ते हो। और उन्होंने इस कंसेप्ट पर सोचना शुरू किया कि कैसे इसको डिफाइन करें, और डिफाइन करने की कोशिश में उन्होंने सब कुछ इसके बारे में डिटेल में, मतलब कह सकते हैं इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी को उन्होंने डिफाइन करके ही छोड़ा और उसको मैथमेटिकली भी कैलकुलेट किया। और उन्होंने एक सर्टेन टेक्निक बताया, एक सर्टेन प्रोसेस बताया कि अगर आपको इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी अगर पता करना हो किसी भी पार्टिकल का, तो आप बहुत आसानी से पता कर सकते हो। और उन्होंने जो अपना प्रोसेस बताया, और वो प्रोसेस काफी इफिशिएंट था, और वही कह सकते हो कि कैलकुलस का बेस था, और वहीं से कैलकुलस स्टार्ट हुआ। इसी प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करने के लिए, इसी इंस्टेंटेनियस रेट को पता करने के लिए, इसी इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी को पता करने के लिए उन्होंने कैलकुलस को जन्म दे दिया। तो फाइनली अब आपके दिमाग में आता होगा कि आखिर न्यूटन ने ऐसा कौन सा प्रोसेस बताया जिसके थ्रू हम इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी निकाल सकते हैं। उन्होंने कहा कि इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी के लिए आपको कोई नया मैथमेटिकल फॉर्मूला नहीं है, आपको कह सकते हो कि अलजेब्रा यानी एवरेज जो वेलोसिटी का जो कंसेप्ट है उसका हेल्प लेना पड़ेगा। और उन्होंने कहा कि कैसे निकालोगे, तो उनका ये कहना था कि जैसे मान लो एक पार्टिकल स्ट्रेट लाइन में चल रहा, आप जिस इंस्टेंट उसका इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी निकालना चाहते हो, मान लो आप पार्टिकल ऐसे चल रहा है टी टाइम पर, यहां है, आप चाहते हो कि यहां इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी निकालो,
तो उन्होंने कहा कि जस्ट उसके बाद एकदम छोटा सा इंटरवल, छोटा इन द सेंस कर सकते हो कि 1 सेकेंड का फ्रैक्शन, एक छोटा सा इंटरवल सबसे पहले ले लो। ये उनका प्रोसेस था कि कैसे हम लोग निकाल रहे हैं। ठीक है, उन्होंने ये कहा कि ठीक है भाई, आप लोग का ये स्टेटमेंट सही है कि जब हम टाइम इंटरवल जिस इंस्टेंट देख रहे हैं तो डेल्टा t 0 हो जा रहा है, जिससे ये अनडिफाइंड हो जा रहा है, इसको हम डिफाइन नहीं कर पा रहे हैं, प्रैक्टिकली ये पॉसिबल नहीं है। ठीक है, तब उन्होंने कहा कि हम ऐसा काम नहीं करेंगे, हम डायरेक्ट इस एवरेज वेलोसिटी में ये वाला वैल्यू डेल्टा t 0 पुट नहीं करेंगे। उन्होंने कहा कि एक काम करो आप लोग कि जो t टाइम है, जिस इंस्टेंट आपको, मान लो उनका कहना था कि हमको a पर इस पार्टिकल का वेलोसिटी निकालना चाहते हैं, तो उन्होंने कहा कि कुछ नहीं करना, जिस पर निकालोगे उससे थोड़ा सा आगे एक और एक टाइम का गैप ले लो, और ये बहुत स्मॉल इंटरवल ऑफ टाइम ले लो। उन्होंने कहा कि बहुत स्मॉल इंटरवल ऑफ टाइम ले लो, स्मॉल इंटरवल ऑफ टाइम, और ये जो स्मॉल इंटरवल ऑफ टाइम होगा ये लगभग 1 सेकेंड उनके नजर में बहुत बड़ा टाइम इंटरवल था। उन्होंने कहा कि 1 सेकेंड बिगर है, तो उन्होंने कहा कि बिगर जो टाइम इंटरवल है, बिगर टाइम इंटरवल का 1/10 ले लो। जैसे 1 सेकेंड है तो कितना हो जाएगा, ये टाइम गैप 0.1 सेकेंड। उन्होंने कहा कि बिगर का 1/10 ले लो, मतलब 1 सेकेंड उनके नजर में, मतलब नजर क्या, 1 सेकेंड काफी होता है किसी मोशन के वेरिएशन को देखने के लिए। ठीक है, तो उन्होंने कहा कि 1 सेकेंड का 1/10 सेकेंड ले लो, और इस 0.1 सेकेंड, 1/10 मतलब 0.1 सेकेंड, मतलब ए पर एक छोटा सा इंटरवल मतलब 0.1 सेकेंड का इंटरवल ले लो, और इस लोकेशन का नाम बी दे दो। अब इस ए टू बी इंटरवल में आप करो क्या, एवरेज वेलोसिटी निकालो। ठीक है, मतलब एक छोटा सा इंटरवल लो, एवरेज वेलोसिटी निकालो। नेक्स्ट फिर उन्होंने क्या कहा कि इस इंटरवल को और छोटा करो। उन्होंने कहा कि अभी इंस्टेंटेनियस नहीं निकला, इंस्टेंटेनियस अगर आपको निकालना है, जिस इंस्टेंट निकालना है, आप जिस टाइम के जिस पर्टिकुलर इंस्टेंट पर चाहते हो कि इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी हमको पता करना हो, जैसे आपको t = 1 सेकेंड पर पता करना चाहते हो, तो जस्ट उसके थोड़ा सा आगे एक छोटा सा स्मॉल टाइम इंटरवल लो। उस टाइम इंटरवल में आप क्या करो, डेल एक्स बाई डेल टी निकाल लो। क्या निकालोगे, पहले आप एक कंसिडर करो डेल टी 0.1 सेकेंड, और इस टाइम में आप डेल एक्स बाई डेल टी निकाल लो, मतलब एवरेज वेलोसिटी निकाल लो। ये कुछ आएगा। ठीक है, फिर उन्होंने कहा कि इस टाइम को और छोटा करो, मतलब इसका 1/10, अब इसका भी 1/10 ले लो, तो 0.01 ले लो। अब आप क्या करोगे, डेल एक्स बाई डेल टी निकालो, कुछ आएगा। फिर उन्होंने कहा कि फिर इस टाइम को छोटा करो, 0.001, इसका 1/10 ले लो, तो यहां से देखो डेल एक्स बाई डेल टी कुछ आएगा। ठीक है, और उन्होंने कहा कि जैसे जैसे आप टाइम को छोटा करते जाओगे तो ये जो रेशियो है, जो एवरेज वेलोसिटी है, किसी एक पर्टिकुलर डेफिनेट वैल्यू पर कन्वर्ज करेगा, और या कह सकते हो कि अप्रोच करेगा, और जिस वैल्यू की तरफ ये क्लोज आएगा वही वैल्यू इंस्टेंटेनियस कहलाएगा, इस इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का कहलाएगा उस पार्टिकल का। मतलब उन्होंने कहा कि आप पहले एक छोटा सा इंटरवल लो, अब उस इंटरवल को आप छोटा करो, और छोटा करो, और छोटा करो, मतलब 2-3 वैल्यू लो, 4 वैल्यू लो, मिनिमम 2 वैल्यू लो, 3 वैल्यू भी ले सकते हो। जैसे डेल्टी को छोटा करते जाओगे तो देखना कि ये जो डेल एक्स बाई डेल्टी है ना, वो किसी एक वैल्यू को अप्रोच करेगा, और जिस वैल्यू को अप्रोच करेगा उसी वैल्यू को उस पर्टिकुलर इंस्टेंट का इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी कहेंगे। सिंपल सा उन्होंने ये प्रोसेस बताया कि एक प्रोसेस आपके पास है। ठीक है, मतलब उन्होंने कहा कि जब भी हम इस, अगर मान लो आपको बी पर निकालना है तो क्या करोगे, बी के बाद एक छोटा सा इंटरवल 0.1 सेकेंड लो, और फिर क्या करोगे, उस टाइम इंटरवल को छोटा करो। व्हेन डेल टी इज मेड स्मॉलर एंड स्मॉलर एंड स्मॉलर, देन दिस डेल एक्स बाई डेल टी कम्स क्लोजर एंड क्लोजर टू अ डेफिनिट वैल्यू, जिसके क्लोज वो जिस डेफिनिट वैल्यू के क्लोज आएगा, दैट डेफिनिट वैल्यू इज कॉल्ड इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल एट दैट इंस्टेंट। सिंपल सा ये तरीका उन्होंने बताया। क्लियर? ठीक है, तो ये कैसे उन्होंने सोचा, इन सब चीजों पर मैं नहीं जा रहा हूं। डिफरेंशियल कैलकुलस में मैंने आपको डिटेल में सब कुछ बता दिया है कि कैसे न्यूटन इन सब चीजों को सोचना शुरू किया था। लेकिन उन्होंने जो फाइनल टेक्निक दिया, फाइनल प्रोसेस दिया कि आप इस प्रोसेस के थ्रू, ठीक है, मतलब ये प्रोसेस करने के बाद डेल एक्स बाई डेल टी जिस वैल्यू की तरफ आता हुआ दिखाई देगा, ठीक है, जैसे मान लो आप यहां कह सकते हो कि यहां पर 0.1 सेकेंड पर डेल एक्स बाई डेल टी आ गया आपका 2.5, फिर छोटा इंटरवल किए डेल एक्स बाई डेल टी आ गया 2.05, और छोटा किए ये वैल्यू आ गया 2.005।
ठीक है, इसका मतलब न्यूटन के अकॉर्डिंग क्या होगा, एवरेज इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी एट ए पर कितना होगा पता है, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा। उन्होंने कहा कि इस डेटा को एब्जॉर्ब करो, जब तक एब्जॉर्ब नहीं करोगे आप नहीं बता सकते हो कि ए पर उसका इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी क्या था। पहली चीज फिर से बार बार रिपीट कर रहे हैं क्योंकि बार बार रिपीट नहीं करेंगे, लेकिन अभी थोड़ा सा आपका स्टार्टिंग फेज है, समझाने की कोशिश कर रहे हैं। न्यूटन का यह कहना था, ठीक है, कि जैसे इस टाइम इंटरवल को हम लोग छोटा करते जाएंगे, जैसे जिस पॉइंट पर आपको निकालना है ना, उस पॉइंट से थोड़ा सा आगे बढ़ जाओ, बढ़ के एक छोटा सा टाइम गैप ले लो, उस टाइम गैप में एवरेज वेलोसिटी निकालो, फिर क्या करो, उस टाइम गैप को और छोटा करो, और छोटा किए और छोटा किए, और छोटा करने के बाद डेल एक्स बाई डेल टी हर इंटरवल में निकालो, और जो डेल एक्स बाई डेल टी निकालेंगे हर इंटरवल में, तो आप देख सकते हो कि हर इंटरवल में निकालने पर डेल एक्स बाई डेल टी कुछ वैल्यू देगा, ठीक है। और उन्होंने कहा कि उस वैल्यू को ऑब्जर्व करो, ऑब्जर्व करने पर आपको थोड़ा सा हिंट मिल जाएगा कि वो वैल्यू किसके तरफ जा रहा है। जब इसको छोटा कर रहा है ना, तो ये डेल एक्स बाई डेल टी कहां जा रहा है उसको देखना है आपको, ठीक है। तो उन्होंने कहा कि जो डेल टी हम लोग ले रहे हैं, ये जितना छोटा करते जाओगे तो ये हमको पता चल गया कि डेल एक्स बाई डेल टी किसकी तरफ जा रहा है, 2 मीटर पर सेकेंड की तरफ जा रहा है। क्योंकि देखो और छोटा करोगे, और छोटा करोगे, ठीक है, तो ये और एक जीरो बढ़ेगा, इसका 1/10 लोगे तो और एक जीरो बढ़ेगा, फिर उसका 1/10 और एक जीरो बढ़ते जाएगा, तो जीरो बढ़ने का मतलब क्या, अप्रॉक्स 2 के वैल्यू इक्वल आएगा। तो हम लोग कह सकते हैं कि व्हेन, ऐसा हम लोग कह सकते हैं कि व्हेन डेल टी इज मेड स्मॉलर एंड स्मॉलर, स्मॉलर एंड स्मॉलर एंड स्मॉलर एंड स्मॉलर, तब क्या कह सकते हो, देन डेल एक्स बाई डेल टी comes closer and closer and closer to a value, to a definite value, और जिस definite value के closer आएगा that definite value is called instantaneous velocity। ये उनका प्रोसेस था। अच्छा ये सोचो उन्होंने ये छोटा क्यों किया, छोटा इसलिए किया कि इसको जितना छोटा करोगे, इंस्टेंटेनियस का मतलब क्या है कि ये जो गैप हो ये लगभग जीरो हो जाए, जीरो तो कर नहीं पा रहे थे, उनका यही ना कहना था कि इंस्टेंटेनियस, इंस्टेंट का मतलब क्या है कि आपको ये वाला गैप जीरो हो जाए, तो ये गैप तो जीरो डायरेक्ट नहीं कर सकते, जीरो करने पर अनडिफाइंड आ रहा था, तो इसको जीरो करने का तरीका उन्होंने क्या बताया कि डायरेक्ट जीरो मत करो, आप क्या करोगे, एक छोटा सा इंटरवल लो और इसको धीरे धीरे श्रिंक करो, धीरे धीरे श्रिंक करो, धीरे धीरे श्रिंक करेंगे तो ये जो डेल एक्स बाई डेल टी है, ये रेशियो देखते किसके तरफ जा रहा है, तो ये बहुत छोटा हो गया, बहुत क्लोज हो जाएगा, बहुत छोटा होता गया। तो ये हम लोग देख रहे हैं कि जो डेल एक्स बाई डेल टी है एक पर्टिकुलर डेफिनेट वैल्यू की तरफ कन्वर्ज कर रहा है, जिस वैल्यू पर कन्वर्ज कर रहा है उसी वैल्यू को हम लोग क्या बोलेंगे, इंस्टेंटेनियस, क्योंकि ये बहुत छोटा हो गया, दैट मीन्स बी पॉइंट लगभग यहां आ गया, तो ये इस पॉइंट का क्या दे देगा, इंस्टेंटेनियस वैल्यू। दैट मीन्स कि ए पॉइंट पर अगर ऐसा डेटा हमको मिलता है तो हम कहेंगे ए पॉइंट पर पार्टिकल का वेलोसिटी कितना है, 2 मीटर पर सेकेंड। ये नहीं बोलोगे, ये नहीं बोलोगे, ये नहीं बोलोगे, क्योंकि ये इंस्टेंटेनियस नहीं होगा, ये एवरेज है। लेकिन हम जैसे जैसे टाइम को छोटा करते जा रहे हैं वैसे वैसे डेल एक्स बाई डेल टी किसकी तरफ जा रहा है उसको ऑब्जर्व करेंगे, जिस वैल्यू की तरफ जाएगा उसी वैल्यू को हम लोग क्या कहेंगे कि वो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी होगा एट दैट इंस्टेंट। क्लियर। अब हम लोग करते क्या हैं कि इसको समझने के लिए एक एग्जाम्पल लेते हैं, एक स्ट्रेट लाइन मोशन लेते हैं जिसमें पार्टिकल स्ट्रेट लाइन में चल रहा है और उसका पोजीशन कैसे चेंज कर रहा है वो गिवन है, और उस केस में आपको दे दिया कि पर्टिकुलर इंस्टेंट पर इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी निकालना है, तो हम लोग कैसे निकालेंगे। तो जो ये प्रोसेस मैंने बताया एकदम सेम यही प्रोसेस आपको एम्प्लॉय करना है, आप डेफिनेटली निकाल सकते हो कि इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी क्या होगा। तो चलो देखते हैं कि कैसे इस कंसेप्ट को हम लोग एम्प्लॉय करेंगे। एक पार्टिकल स्ट्रेट लाइन में ऐसे चल रहा है, सपोज एक पार्टिकल स्ट्रेट लाइन में ऐसे चल रहा है, ठीक है, और इसका जो पोजीशन है एक लॉ के अकॉर्डिंग चेंज कर रहा है, एक रूल के अकॉर्डिंग, और ये रूल है 20 + 5t², और इसको कह सकते हो कि हियर मतलब पोजीशन ऑफ द पार्टिकल चेंजेस अकॉर्डिंग टू दिस इक्वेशन। मान लो एक पार्टिकल स्ट्रेट लाइन में चल रहा है, ठीक है, और ये ओरिजिन है, और किसी इस इक्वेशन का मतलब क्या है कि जब पार्टिकल t टाइम पर यहां होगा तो उसका पोजीशन फ्रॉम ओरिजिन 20 + 5t²
टी स्क्वायर होगा। ठीक है, और आपको शायद पता होगा इस इक्वेशन को ही, ठीक है, क्योंकि जो x है, x को हम कह रहे हैं पोजीशन, और x पोजीशन है, इसको हम लोग कहते हैं क्या, याद होगा कैलकुलस में मैंने आपको बताया था, x इज कॉल्ड डिपेंडेंट वेरिएबल और t को बोलते हैं इंडिपेंडेंट वेरिएबल। और डिपेंडेंट इंडिपेंडेंट को रिलेट करने वाला जो इक्वेशन होता है दैट इज कॉल्ड फंक्शन। इसको हम लोग क्या कहेंगे, एक फंक्शन इसको कह सकते हैं, एक फंक्शन दिया है। ठीक है, और x को हम xt लिख सकते हैं। xt लिखने का मतलब x इज अ फंक्शन ऑफ t, और आप इसको ऐसे भी जनरलाइज्ड कंसेप्ट लिख सकते हो, x इज अ फंक्शन ऑफ t, ft, और ft का वैल्यू 20 प्लस 5t स्क्वायर। ft कुछ भी हो सकता है, आप xt लिखो या x इक्वल टू ft लिखो, ये बगल में लिख दे। लिखने का मतलब क्या होता है कि x क्या है, t का फंक्शन है, मतलब ये बता रहा है कि x डिपेंडेंट है, t क्या है, इंडिपेंडेंट है। ठीक है, अब देखो ये पार्टिकल स्ट्रेट लाइन में चल रहा, ठीक है, ऐसे चल रहा था। अब मान लो कि हम t इक्वल टू 1 सेकेंड पर, t इक्वल टू 1 सेकेंड पर उसका इंस्टेंटेनियस स्पीड हम लोग पता करना चाहते हैं। ठीक है, नाउ वी वांट टू फाइंड द इंस्टेंटेनियस, डॉट लिख दिए, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी एट t इक्वल टू 1 सेकेंड। ठीक है, कैसे निकालोगे, तो न्यूटन ने जो प्रोसेस आपको बताया उस प्रोसेस को हम लोग को फॉलो करते हैं, क्योंकि उन्होंने सारा कार के मोशन से कंपेयर करके एक प्रोसेस बता दिया कि जब भी आपको इंस्टेंटेनियस निकालना होगा आप ये प्रोसेस को इंप्लॉय करो, आप कह सकते हो कि इंस्टेंटेनियस रेट आप निकाल सकते हो। ठीक है, तो उन्होंने कहा कि t इक्वल टू 1 पर निकालना है, तो सिंपल क्या करो पता है कि पहले जिस इंस्टेंट निकालना है t इक्वल टू 1, यहां टाइम ले ली t इक्वल टू 1, और पार्टिकल ऐसे चल रहा है, और इस इंस्टेंट वो किस रेट के साथ अपना पोजीशन चेंज कर रहा है, या इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी उसका कितना होगा, वो हम लोगों को कैलकुलेट करना है। ठीक है, ये ओरिजिन है। कैसे निकालोगे, तो उनका ये कहना था कि जिस इंस्टेंट भी आपको इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी निकालना हो, उस इंस्टेंट से थोड़ा सा आगे एक छोटा सा स्मॉल इंटरवल ऑफ टाइम ले लेना, और वो जो स्मॉल इंटरवल होगा वो बिगर इंटरवल का 1/10 ले सकते हो, और उससे कम करो और उससे कम कर लेना। ठीक है, कहा कि बिगर इंटरवल का कुछ फ्रैक्शन होना चाहिए, 1/10, 1/100 या 1/1000 होना चाहिए। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग करते क्या है कि t इक्वल टू 1 सेकेंड पर थोड़ा सा आगे एक छोटा सा इंटरवल, और इंटरवल क्या होगा, बिगर का, बिगर कितना है 1 सेकेंड होता है, 1 सेकेंड का 1/10 ले लेते हैं, तो 1 सेकेंड का ये बिगर का कुछ फ्रैक्शन लेना होगा, बिगर स्मॉलर इंटरवल लेना है। स्मॉलर इंटरवल मतलब 1/10 ऑफ बिगर, तो बिगर कितना होता है 1 सेकेंड, हम लोग बहुत बड़ा मानते हैं, तो 1/10 इंटू 1 सेकेंड। ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 0.1 सेकेंड, मतलब जिस इंस्टेंट निकालना उससे जस्ट थोड़ा सा 0.1 सेकेंड, मतलब डेल्टी आगे, इसको हम लोग बोलेंगे 0.1 सेकेंड आगे एक इंटरवल ले लिए, इसको हम मान लेते हैं p और इसको मान लेते हैं q। ठीक है, और ये टाइम कितना हो जाएगा आफ्टर डेल्टी सेकेंड या 0.1 सेकेंड, यहां जो टाइम होगा ये टाइम कितना होगा 1.1 सेकेंड हो जाएगा। ठीक है, क्लियर। अगर आपको t इक्वल टू 2 सेकेंड पर इंस्टेंटेनियस पता करना हो तो t इक्वल टू 2 लेना, और ठीक उससे आगे कितना टाइम इंटरवल हो गया 0.1 सेकेंड बाद, हमेशा जिस इंस्टेंट आपको इंस्टेंटेनियस रेट पता करना है, पोजीशन कैसे चेंज कर रहा है, उसके ठीक 0.1 सेकेंड आगे एक इंटरवल ले लेना। अब क्या करोगे, अब 2 इंटरवल मिल गया, अब इस 2 इंटरवल में मतलब सॉरी 2 इंटरवल, एक ही इंटरवल है, मतलब फ्रॉम p टू q हम लोग क्या निकालेंगे, एवरेज वेलोसिटी निकालेंगे। हम लोग मेनली एवरेज वेलोसिटी से ही स्टार्ट करेंगे, और एवरेज वेलोसिटी से स्टार्ट करोगे तभी इंस्टेंटेनियस पर जा सकते हो, क्योंकि इंस्टेंटेनियस का कोई डायरेक्ट फॉर्मूला नहीं है, एवरेज वेलोसिटी के थ्रू ही इंस्टेंटेनियस निकलेगा। ठीक है, तो हम लोग क्या किए, पी क्यू एक इंटरवल ले लिया। ठीक है, अब इस इंटरवल में, तो पी क्यू इंटरवल ले लेते हैं, इस इंटरवल में हम लोग क्या करेंगे, पहले हम लोग डेल्टा एक्स निकालेंगे। एवरेज वेलोसिटी मतलब डेल्टा एक्स, केवल मैग्नीट्यूड की बात करें तो डेल्टा एक्स बाय डेल्टा टी, तो पहले डेल्टा एक्स निकालो। डेल्टा एक्स क्या, चेंज इन पोजीशन, चेंज इन पोजीशन, चेंज इन पोजीशन, और इसको लिखते हैं फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल,
अच्छा ये बताओ फाइनल पोजीशन कौन सा है, इंटरवल कौन सा लियो, पी क्यू, तो क्यू फाइनल होगा, पी क्या होगा, इनिशियल होगा, तो एक्स क्यू माइनस एक्स पी, फाइनल मतलब क्यू, इस इंटरवल का फाइनल ये इनिशियल ये है, ये इनिशियल होगा और ये फाइनल होगा, ये फाइनल होगा, ठीक है। तो इनिशियल क्या हो जाएगा एक्स पी, फाइनल का लोकेशन क्या हो जाएगा एक्स क्यू, तो ये जो गैप है दिस इज कॉल्ड डेल्टा एक्स, मतलब एक्स क्यू माइनस एक्स पी, ये क्या हो गया डेल्टा एक्स। अच्छा ये बताओ एक्स क्यू तो निकालना होगा, डेल्टा एक्स निकालने के लिए एक्स क्यू कैसे निकालोगे, तो एक्स क्यू निकालने का तरीका क्या है, यहां से निकलेगा, कैसे निकलेगा, इस टाइम पर इसका पोजीशन कैसे निकलेगा, ये इक्वेशन क्या बता रहा है कि अलग अलग टाइम पर आप एक्स का वैल्यू पता कर सकते हो, ट्रैक कर सकते हो कि पार्टिकल अलग अलग टाइम पर कहां है, क्योंकि ये इक्वेशन क्या बता रहा है कि वेयर इज द पार्टिकल, पार्टिकल है कहां पर, तो ये एक्स क्यू का मतलब क्या है कि क्यू पर है, कौन से टाइम पर है 1.1, तो 1.1 अगर इस इक्वेशन में पुट करोगे तो एक्स क्यू निकल जाएगा, हमको ये पोजीशन चाहिए तब ना, तो ये पोजीशन निकाल सकते हैं फ्रॉम दिस फंक्शन, कितना आ जाएगा 20 प्लस 5 1.1 का स्क्वायर, ये हम लोग का एक्स क्यू है, माइनस एक्स पी का मतलब पोजीशन ऑफ द पार्टिकल एट पॉइंट पी, पी पर टाइम 1 है, 1 का वैल्यू एक्स में पुट कर दो, तो 20 प्लस 5 इंटू 1 स्क्वायर, इतना लिख सकते हैं। अच्छा देखो तो ये 20 कैंसिल और यहाँ से 5 कॉमन ले लो, तो 1.21 माइनस क्या लिख सकते हो 1, तो ये कितना हो जाएगा 5 इंटू 0.21, और ये क्या हो गया डेल एक्स निकल गया, ठीक है, डेल एक्स निकला। नेक्स्ट इसके बाद क्या करोगे, जैसे ही डेल एक्स निकला इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, तो डेल एक्स निकालने के बाद अब हमको एवरेज वेलोसिटी, एवरेज डायरेक्शन तो अंडरस्टूड है, स्ट्रेट लाइन में चल रहा तो उधर ही होगा, ओनली हम मैग्नीट्यूड को डिस्कस कर रहे हैं। एवरेज वेलोसिटी अगर निकालोगे तो ये कितना आ जाएगा डेल्टा एक्स बाई डेल्टा टी, एवरेज वेलोसिटी किस इंटरवल में हम लोग निकाल रहे हैं, पी क्यू इंटरवल में, तो इसको लिखना होगा, और डेल एक्स बाई डेल टी, डेल एक्स कितना है भाई 5 इंटू 0.21 डिवाइडेड बाई डेल टी कितना है, ये टाइम इंटरवल कितना है 0.1 सेकेंड, इसको डिवाइड करोगे तो 5 इंटू 2.1 और ये 10.5 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। दैट मीन्स ये निकल गया एवरेज वेलोसिटी इन द इंटरवल पी क्यू। हम लोग का मेन मोटिव क्या था, पी पर इंस्टेंटेनियस पता करना, जिस पॉइंट पर इंस्टेंटेनियस पता करना था उस पॉइंट से जस्ट थोड़ा सा आगे एक छोटा सा इंटरवल, एकदम छोटा सा इंटरवल, ठीक है 0.1 सेकेंड का। नेक्स्ट क्या किया, उस छोटे से इंटरवल में पार्टिकल जैसे इनिशियल टू फाइनल गया होगा, दैट मीन्स डेफिनेटली उसके पोजीशन में चेंज हुआ होगा, तो चेंज इन पोजीशन निकाल लिया, और चेंज इन पोजीशन डिवाइडेड बाई टोटल टाइम क्या दे देगा, एवरेज वेलोसिटी इन द इंटरवल पी क्यू, ठीक है। लेकिन ये एवरेज वेलोसिटी निकला है, ये एवरेज वेलोसिटी अभी इंस्टेंटेनियस नहीं है, क्योंकि न्यूटन ने कहा यह था कि आपको इंस्टेंटेनियस निकालने के लिए पहला वैल्यू जैसे निकाले, अब आपको क्या करना होगा, इस इंटरवल को और छोटा करो, आप एक सबसे इनिशियल में जिस इंस्टेंट निकाला वहां से एक इंटरवल छोटा सा लो, अब उस इंटरवल को और छोटा करो, और फिर देखो कि एवरेज रेट कितना आ रहा, करते हैं पहले फिर आते हैं क्या उसने कहा था। अब देखो अगेन, अब हम लोग करते क्या है, एक इंटरवल और ले लेते हैं, और ये जो इंटरवल है ऐसा कुछ हम लोग कंसीडर कर लेते हैं, ठीक है, ये ओरिजिन है, ठीक है, और ये वाला पॉइंट P है, ठीक है, और ये वाला पॉइंट कौन सा है, Q को और छोटा कर दिए, इसका पॉइंट Q को और छोटा कर देते हैं, ये P है और ये Q है, और टाइम यहां कितना आ गया 1 सेकेंड। अच्छा जो इंटरवल है ये गैप, ये 1 यहां पर टाइम ले लेते हैं 1.01 सेकेंड, मतलब ये जो गैप है कितने का है 0.01 सेकेंड का, मतलब जो टाइम पहले लिए थे ना उसका 1/10 लेकर फिर एवरेज निकालो, एवरेज निकालना होगा, एक वैल्यू से कुछ नहीं होगा, आपको एवरेज निकालना होगा, ठीक है। अब इस इंटरवल में एवरेज निकालते हैं, तो इस इंटरवल का एवरेज नहीं निकाल सकते हो, एवरेज वेलोसिटी कितना होगा, कैसे निकालोगे, तो इसमें ये वाला लोकेशन हम लोग का XP है, ये वाला लोकेशन क्या है XQ है,
तो हमको ये वाला डेल एक्स चाहिए, तो डेल एक्स कितना हो जाएगा इन द इंटरवल पी क्यू, फाइनल माइनस इनिशियल, और फाइनल माइनस इनिशियल कितना हो जाएगा 5 इंटू पुट कर दो, तो एक्स क्यू निकालना है, तो एक्स क्यू कितना आ जाएगा 20 प्लस 5 1.01 का स्क्वायर माइनस एक्स पी 20 प्लस 5 इंटू 1 का स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि t इक्वल टू 1 पर p का एक्स पी निकल जाएगा, t इक्वल टू 1.01 जो फंक्शन है उसमें पुट करोगे तो ये निकल जाएगा। अब देखो यहाँ से कितना आ जाएगा 20 कैंसिल, तो 5 कॉमन, तो ये 1.01 का स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर, और इसको जब कैलकुलेट करोगे 5 इंटू ये 1.021 आ जाएगा, 201 आ जाएगा, ठीक है। अब देखो इसको मल्टीप्लाई, अब देखो यहाँ से क्या करेंगे, देयरफॉर डेल एक्स बाई डेल टी, ये वी एवरेज दे देगा, वी एवरेज किस में दे देगा पी क्यू इंटरवल में, ठीक है। ये डेल एक्स कितना आ जाएगा, तो डेल एक्स अगर निकालोगे तो यहाँ से हम लोग का आ जाएगा 5 इंटू 1.021 डिवाइडेड बाई 0.01, ठीक है। ये आ जाएगा हम लोग का 5 इंटू 2.01, इसको मल्टीप्लाई करोगे तो 10.05 सेकेंड मीटर पर सेकेंड, देख लो, ठीक है। तो कह सकते हो क्या क्या काम करना था, जिस इंस्टेंट निकालना था एक इंटरवल पहले छोटा सा लो, फिर इस इंटरवल को 1/10 और छोटा करो, ठीक है। तो छोटा करके क्या देख रहे हैं 10.05, ठीक है। पहले कितना था 10.5। अब देखो ये भी इंस्टेंटेनियस नहीं है, ये भी इंस्टेंटेनियस नहीं है, फिर अकॉर्डिंग टू न्यूटन अब क्या करोगे, इसके बाद ये बोला गया कि और अब इस इंटरवल को फर्दर 1/10 ले लो, और 1/10 ले लेंगे तो सोचो क्या होगा। और अब ध्यान से देखोगे तो ये और इसको 1/10 ले लोगे तो अब कितना हो जाएगा, जैसे 10.5 था 0.1 सेकेंड पर, और 1/10 किए तो एक जीरो यहां बढ़ गया, 0.5 के बीच में एक जीरो आ गया, और इसको क्या करोगे और छोटा करोगे तो एक जीरो और आ जाएगा 0.005, ठीक है। दैट मीन सिंपल सा देखो ये काम आपको करते रहना है, ठीक है। कुछ नंबर ऑफ कह सकते हो कि वैल्यूज तक 3 या 4 वैल्यू आपको निकालो, आपको सब आइडिया हो जाएगा, ठीक है। कैसे, अब ध्यान से देखो, जैसे हम लोग पहले में एवरेज निकाले, दूसरे केस में एवरेज निकाले, अब थर्ड इसी तरह निकालोगे, फिर इसका 1/10 ले लो, फिर उसका 1/10 ले लो, लेकिन हम लोग 2 के बाद रुक जाएंगे, 2 के बाद रुक जाएंगे। इससे बेनिफिट क्या होगा, अगर आप ध्यान से देखोगे, यहां से देखो, जब डेल टी कितना था, डेल टी, और ये जो डेल एक्स बाई डेल टी एवरेज निकाले हैं, जब डेल टी हम लोगों का 0.1 सेकेंड था, मतलब इतने का टाइम गैप था, तो जो डेल एक्स बाई डेल टी था वो कितना था 10.5 मीटर पर सेकेंड। अच्छा, इस 0.1 से 0.01 सेकेंड का गैप हुआ, तो डेल एक्स बाई डेल टी कितना आ गया 10.05। अगर इन दोनों डेटा से आप एक आइडिया लगा सकते हो कि ये टाइम को और 1/10 कर दें, मतलब एक जीरो और बढ़ गया, तो यहां पर एक जीरो और बढ़ जाएगा। अच्छा, इस टाइम को और छोटा कर दें, अब हम कैलकुलेट नहीं करना है, अब डायरेक्ट ऐसे लिख सकते हैं 10 पॉइंट और एक जीरो बढ़ जाएगा, और इसको छोटा कर दें तो ये एक जीरो और बढ़ जाएगा, ठीक है, क्लियर। अब ध्यान से देखो, तो बस ये डेटा हमको चाहिए था, इंस्टेंटेनियस के लिए ये वाला एक डेटा हमको चाहिए था, क्योंकि इंस्टेंटेनियस को डिफाइन करने के लिए एवरेज वेलोसिटी से हम लोग डिफाइन तो करेंगे, लेकिन एवरेज वेलोसिटी का एक वैल्यू से कुछ भी होने वाला नहीं है। हम लोग क्या करेंगे, एक इंटरवल लेंगे, जिस इंस्टेंट निकाला एक इंटरवल लो, फिर उस इंटरवल को क्या करोगे और छोटा करो और छोटा करो, ठीक है। तो उस इंटरवल को और छोटा कर रहे हैं, मतलब टाइम इंटरवल और कम कर रहे हैं, ठीक है। तो अब ध्यान से देखना है, इसको हम लोग क्या कहेंगे कि जब डेल टी को छोटा कर रहे हैं, छोटा कर रहे हैं, छोटा कर रहे हैं, तो जो एवरेज है, मतलब जो रेशियो है डिस्प्लेसमेंट और टाइम का, ये ध्यान से देखना कि एक वैल्यू, एक डिफिनिट मतलब निश्चित वैल्यू के तरफ जा रहा, एक निश्चित वैल्यू की तरफ, मतलब डिफिनिट वैल्यू की तरफ जा रहा है। ध्यान से देखो, जब डेल टी को हम उस इंटरवल को छोटा कर रहे हैं, छोटा कर रहे हैं, छोटा कर रहे हैं,
मतलब व्हेन डेल्टा इज मेड स्मॉलर एंड स्मॉलर एंड स्मॉलर, इसको और छोटा से छोटा छोटा करते जा रहे हैं, देन जो डेल एक्स बाई डेल टी है इट कम्स क्लोजर एंड क्लोजर। देखो किसके क्लोज आ रहा, अगर ध्यान से देखो इसको और छोटा करो ना, और छोटा करो तो देखो ये किसके तरफ जाएगा, ये 10 मीटर पर सेकेंड की तरफ जाएगा। समझ में आ रहा है? जब डेल टी को, मतलब एक्चुअली इंस्टेंटेनियस का मतलब क्या है कि ये इंटरवल जीरो तो नहीं हो सकता है, लेकिन इस इंटरवल को श्रिंक करते जाएंगे और श्रिंक करके हम लोग क्या करेंगे, चेक करेंगे कि वो जो रेशियो है डेल एक्स बाई डेल टी का वो किसके क्लोज जा रहा है। तो इसको डेल टी ये छोटा करने का मतलब क्या है, When delta is made smaller and smaller and smaller का मतलब क्या है कि वो जो गैप है उसको श्रिंक करते जा रहे हैं। तो जो डेल एक्स बाई डेल टी है इसका जो वैल्यू है, ठीक है, इसका वैल्यू किसी एक पर्टिकुलर वैल्यू को कन्वर्ज करेगा या एक पर्टिकुलर वैल्यू की तरफ पॉइंट आउट करेगा। तो देख सकते हो डेल एक्स बाई डेल टी किसके तरफ जा रहा है, 10 मीटर पर सेकेंड पर जा रहा। सिंपल सी बात है यार। ये जो प्रोसेस है, इसी प्रोसेस के थ्रू हम लोग क्या कर सकते हैं, इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन विथ रिस्पेक्ट टू टाइम निकाल सकते हैं, जिसको हम लोग इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी भी कह सकते हैं। दैट मीन्स कह सकते हो कि यहां से 1 सेकेंड पर, अब आपको निकालना था कि t इक्वल टू 1 सेकेंड पर जो पार्टिकल इस इक्वेशन को फॉलो करते हुए जा रहा था, तो एक t इक्वल टू 1 सेकेंड पर उसका वेलोसिटी वेक्टर क्या होगा, तो आप डायरेक्ट कहोगे 10 मीटर पर सेकेंड। क्योंकि जब हम लोग, तो इसका मतलब ये एक सर्टेन प्रोसेस है, और ये प्रोसेस क्या है, एक प्रोसेस के बारे में हम लोग को पता चला, और ये प्रोसेस क्या है कि जिस इंस्टेंट हमको पूछेगा इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी वेक्टर, उस इंस्टेंट से थोड़ा सा आगे एक इंटरवल लेंगे और उस इंटरवल को हम लोग क्या करेंगे, छोटा करते जाएंगे और छोटा करते समय हम लोग का मेन फोकस होगा कि इस रेशियो पर भी ध्यान रखेंगे कि किसके क्लोज जा रहा है। तो ये जितना छोटा होते जा रहा है ये रेशियो क्लोज जा रहा है, किसके क्लोज जा रहा है, 10 मीटर पर सेकेंड। क्योंकि देखो सिंपल सी बात है, आपको लॉजिकली कह सकते हो कि और जीरो बढ़ते जाएगा। दैट मीन्स व्हेन डेल्टा इज मेड स्मॉलर एंड स्मॉलर देन डेल एक्स बाई डेल टी कम्स क्लोजर एंड क्लोजर टू अ वैल्यू 10 मीटर पर सेकेंड, एंड दिस 10 मीटर पर सेकेंड इज कॉल्ड instantaneous velocity of the particle at t equal to 1 second which is moving in a straight line by following this mathematical equation। इस mathematical equation को मानते हुए जो कण, जो पार्टिकल एक सीधी रेखा में चल रहा है, उसका ठीक t equal to 1 सेकेंड पर जो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी होगा वो कितना होगा, 10 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, दैट मीन्स यहां से कह सकते हो कि हम लोग, ये टेबल जरूरी है, दैट मीन्स कि एक प्रोसेस है, ये एक सर्टेन प्रोसेस है, इस प्रोसेस से जो डेटा मिला, इस डेटा के आधार पर हम ये कंक्लूजन निकाल रहे हैं, क्योंकि हम लोग के पास और कोई तरीका नहीं है, कोई पैरामीटर नहीं कि हम बता पाए कि t इक्वल टू 1 सेकेंड पर क्या होगा। हम इस डेटा को देखने के बाद, इस प्रोसेस को देखने के बाद हम लोग कह रहे हैं कि व्हेन डेल्टा t इज मेड smaller and smaller then delta x by del t comes closer and closer to a value 10 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, एंड दिस वैल्यू इज कॉल्ड इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल एट t इक्वल टू 1 सेकेंड। ठीक है, बस ये प्रोसेस को आपको ध्यान में रखना है। दैट मीन्स न्यूटन ने कहा कि इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी आपको प्राप्त करना आसान नहीं है, आपको एवरेज से निकालना होगा, लेकिन एक सर्टेन प्रोसेस के थ्रू आपको ये डेटा कलेक्ट करना होगा। इस डेटा के बेसिस पर आप कह सकते हो कि t इक्वल टू 1 सेकेंड पर उस पार्टिकल का वेलोसिटी वेक्टर कितना होगा, 10 मीटर पर सेकेंड होगा। क्लियर? ठीक है, तो ये कह सकते हो कि इस मेथड को इंप्लॉय करके हम किसी भी पार्टिकल का इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी निकाल सकते हैं। मतलब फाइनली अब इस प्रोसेस को एक बार फिर से रिवाइज करा रहे हैं। ठीक है, कि अगर मान लो t इक्वल टू 2 सेकेंड, पार्टिकल वैसे ही चल रहा है, आपको t इक्वल टू 2 सेकेंड पर पूछा होता कि ये बताओ कि उसका इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी कितना होगा, क्या करोगे? तो सिंपल स्ट्रेट लाइन पर t इक्वल टू 2 सेकेंड ले लेना, 2 सेकेंड से जस्ट थोड़ा सा आगे एक छोटा सा इंटरवल ले लेंगे, फाइनाइट इंटरवल जैसे 0.1 सेकेंड, और उसमें एवरेज निकाले।
अब उस इंटरवल में जो टाइम इंटरवल ये थे उस टाइम इंटरवल छोटा करेंगे, फिर हम डेल एक्स बाई डेल टी निकालेंगे, फिर थर्ड क्या करेंगे, फिर उस टाइम इंटरवल को छोटा करेंगे, फिर डेल एक्स बाई डेल टी निकालेंगे। तो हम लोग क्या ऑब्जर्व, तब वहां से हमको एक डेटा मिल गया कि जब डेल टी को हम और छोटा करते जा रहे हैं, छोटा करते जा रहे हैं, तो जो डेल एक्स बाई डेल टी है वो भी एक सर्टेन डिफिनिट एक निश्चित वैल्यू की तरफ जा रहा है, और जिस वैल्यू को वो अप्रोच कर रहा है दैट इज कॉल्ड लिमिटिंग वैल्यू। ये डेल एक्स बाई 10 जो मीटर पर सेकेंड है, लिमिटिंग वैल्यू ऑफ डेल एक्स बाई डेल टी, एग्जैक्ट वैल्यू नहीं, ये लिमिटिंग वैल्यू है। ध्यान रखना कि इसके तरफ जाता हुआ दिखाई दे रहा है, हम लोग देख नहीं सकते हैं, उसको पता नहीं कर सकते हैं, लेकिन यहां से हम एक आइडिया दे रहे हैं, अप्रॉक्स वैल्यू दे रहे हैं कि डेफिनेटली जब ये बहुत क्लोज हो जाएगा जीरो के, मतलब बहुत छोटा हो जाएगा, तो ये जो डेल एक्स बाई डेल टी है वो 10 मीटर पर सेकंड के आसपास होगा। तो ये लिमिटिंग वैल्यू इसको कहते हैं। तो जो डेल एक्स बाई डेल टी का लिमिटिंग वैल्यू होगा उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल एट टी इक्वल टू 2 सेकेंड। ठीक है, जैसे आप निकालोगे एक बार चेक करके देखना कि टी इक्वल टू 2 सेकेंड पर पता करना होगा, 0.1 सेकंड का इंटरवल है उसके जस्ट आगे, फिर उसको छोटा करो, डेल टी को और छोटा करो और छोटा करो, तो जो डेल एक्स बाई डेल टी का रेशियो है वो पता है किसके क्लोज जाएगा, वो 20 मीटर पर सेकंड के क्लोज जाएगा। पहले आपको 20.5 मिलेगा, फिर 20.05 मिलेगा, फिर 20.005 मिलेगा। कब, टी इक्वल टू 2 सेकंड पर इंस्टेंटेनियस पता करने के लिए एवरेज हम जब निकालेंगे तो डेल टी को जितना छोटा करते जाओगे वो डेल एक्स बाई डेल टी उतना ही क्या होगा, किसी एक पर्टिकुलर डेफिनेट वैल्यू की तरफ जाता हुआ दिखाई देगा, जिस वैल्यू पर वो कन्वर्स करना चाहता है। ये कहां करना चाहता है, कन्वर्स नहीं हो, मतलब चाह रहा है कि हम कन्वर्स कहां हो जाए, 10 पर, इसलिए इसका कह सकते हो दिस 10 मीटर पर सेकेंड इज कॉल्ड उस टी इक्वल टू 1 सेकेंड का इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी वेक्टर है। ठीक है, तो ये मेथड हमको इंप्लॉय करना होगा। ठीक है, तो यहां से हम लोग सब कुछ बता सकते हैं कि इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी कितना होगा। ठीक है, तो मेरे ख्याल से ये कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। लेकिन इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी कैलकुलेट करने का ये जो न्यूटन का अप्रोच था काफ़ी इफिशिएंट था, कोई दिक्कत नहीं था, इससे हम लोग कैलकुलेट कर सकते थे। तब न्यूटन के समय ये काफ़ी कह सकते हो कि इफेक्टिव था। लेकिन जैसे जैसे कैलकुलस का डेवलपमेंट होते गया, न्यूटन के बाद कुछ और भी कंसेप्ट इंट्रोड्यूस किया गया, जहाँ पर हम लोग कहते हैं लिमिट का कंसेप्ट लाया गया। और न्यूटन के बहुत साल बाद लिमिट का कंसेप्ट आने से कैलकुलस और सिंपल हो गया। और लिमिट के कंसेप्ट आने से हुआ क्या कि जो न्यूटन का ये प्रोसेस था जिसके थ्रू हम किसी इंस्टेंट पर इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी कैलकुलेट कर रहे थे, तो ये जो प्रोसेस था काफ़ी मतलब कह सकते हो कॉम्प्लेक्स था। आप सोच के देखो, अगर आप x इक्वल टू 20 + 5t² के अकॉर्डिंग और कोई पार्टिकल स्ट्रेट लाइन में चल रहा है, तो अगर आपको t इक्वल टू 1 सेकेंड पर वेलोसिटी निकालना हो, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी निकालना हो, तो सोचो इस प्रोसेस में आपको एक टेबल बनाना होगा, एक डेटा आपको कलेक्ट करना होगा। तो ये जो डेटा कलेक्ट करने में जो टाइम लग रहा था, काफ़ी टाइम लग रहा था, नो डाउट इससे निकल जाएगा। लेकिन जैसे ही लिमिट का कंसेप्ट इंट्रोड्यूस हुआ, तो इसके बाद जो डिफरेंशियल कैलकुलस था, या कह सकते हो कि जो ये इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी कैलकुलेट का तरीका जो था, ये काफ़ी आसान हो गया, काफ़ी सिंपल हो गया। ठीक है, तो अब हम लोग समझने की कोशिश करते हैं कि जो लिमिट का कंसेप्ट है, मतलब एक कंसेप्ट न्यूटन वाला है, इसको आप कभी भी यूज कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर आप इससे भी सिंपल मेथड पर जाना चाहते हो, तो हम लोग करते क्या है कि हम लोग लिमिट के कंसेप्ट को इंट्रोड्यूस करते हैं। ठीक है, मतलब फंडामेंटल कंसेप्ट बदलेगा नहीं, लेकिन क्या होगा कि थोड़ा सा ये जो आपने जो डेटा कलेक्ट करके इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी निकालना सीखा है, ये थोड़ा सा इजी हो जाएगा। कैसे इजी होगा, तो लोगों ने कहा कि अब हम इस तरह डेटा कलेक्ट करके इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी नहीं निकालेंगे। ठीक है, उन्होंने क्या किया, एक जनरलाइज्ड कंसेप्ट ला दिया इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी को कैलकुलेट करने का। जनरलाइज्ड कंसेप्ट क्या है, एकदम सही से समझने की कोशिश करना। सपोज एक पार्टिकल स्ट्रेट लाइन में ऐसे चल रहा है, ठीक है, ये ओरिजिन है, ठीक है, और हम लोग ये और ये इस लॉ के अकॉर्डिंग ट्रेवल कर रहा है, x इक्वल टू 20 + 5t², कोई भी इक्वेशन ले सकते हो, हम ये इक्वेशन ले लिए। ठीक है, और आप ये चाहते हो कि अगर इस इक्वेशन को फॉलो करते हुए कोई पार्टिकल स्ट्रेट लाइन में चल रहा है, और आप ये चाहते हो कि किसी इंस्टेंट t पर, ठीक है, पार्टिकल जब इस इंस्टेंट t पर होगा, तो उसका जो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी है, अगर उसको फाइंड आउट करना चाहते हो,
तो कैसे फाइंड आउट करोगे? तो सब कुछ मिलाकर इस प्रोसेस को थोड़ा सिंपल किया गया बाय द इंट्रोड्यूसिंग द कंसेप्ट ऑफ लिमिट। और कैसे इसको सिंपल किया गया? तो सिंपल ऐसे किया गया, ध्यान से सुनना, टेक्निक में बहुत या प्रोसेस में बहुत ज्यादा चीजें नहीं है, थोड़ा सा चीज है कि ये कहा गया कि अब आप इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी t इक्वल टू 1 सेकेंड पर अगर आपको निकालना हो, t इक्वल टू 2 सेकेंड पर निकालना हो, t इक्वल टू 3 सेकेंड पर निकालना हो, तो आप अलग अलग मत निकालो, आप एक आर्बिट्रेरी टाइम ले लो t, आप कोई भी एक टाइम t ले लो, पहले वहां का इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी निकाल लो, और जैसे ही निकालोगे तो आपको एक इक्वेशन मिल जाएगा वेलोसिटी का। अब उसमें टाइम का वैल्यू आप कुछ भी पुट कर दोगे तो उससे आप ट्रैक कर सकते हो पार्टिकल का ईच इंस्टेंट पर उसका वेलोसिटी वेक्टर क्या है। कैसे? देखो, तो उन्होंने कहा कि ठीक है, जो न्यूटन का तरीका है उसी को अप्लाई करेंगे कि टी टाइम पर इसका पोजीशन, इस पॉइंट को हम P मान लेते हैं और इस पॉइंट को Q मान लेते हैं। तो उनका भी तरीका यही था कि अगर इस इंस्टेंट अगर हमको पता करना है तो हम क्या करेंगे, इस इंस्टेंट से थोड़ा सा डेल्टी सेकेंड लेटर, मान लो कि इस लोकेशन पर पहुंचे तो t प्लस डेल्टी हो जाएगा, इस ये टाइम हो जाएगा। तो t टाइम पर, t टाइम के बाद एक छोटा सा इंटरवल ले लो डेल्टी। डेल का नोटेशन क्या है कि ये स्मॉल इंटरवल ऑफ टाइम को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। और इस पोजीशन को हम P मान लेते हैं, इस पोजीशन को Q मान लेते हैं। दिस पोजीशन इज डिनोटेड बाय XP, दिस पोजीशन इज डिनोटेड बाय XQ, ठीक है। तो ये जो डिस्टेंस है दिस इज कॉल्ड XP और ये डिस्टेंस क्या है, XQ है, ठीक है। अब देखो, मतलब यहां निकालना था P पर, हम लोग क्या किए कि P से थोड़ा सा आगे एक इंटरवल, ये प्रोसेस याद रखना, प्रोसेस का स्टेप है कि ये लेना ही होगा, डेल्टी हम लोग अपने से ले रहे हैं। हम लोग को फाइंड ये करना था कि जब पार्टिकल इस लॉ को फॉलो करते हुए, इस मैथमेटिकल इक्वेशन को फॉलो करके जब इस स्ट्रेट लाइन में मूव करेगा तो एग्जैक्ट t सेकेंड पर उसका इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी कितना होगा ये पता करना था। तो हम लोग सेम अप्रोच अप्लाई कर रहे हैं कि उस t सेकेंड के से जस्ट डेल t सेकेंड एक छोटा सा इंटरवल लेंगे उसके आगे और उस इंटरवल में एवरेज वेलोसिटी निकालेंगे, ठीक है। देयरफॉर हम लोग क्या करेंगे, हम लोग PQ इंटरवल में डेल एक्स कैलकुलेट करते हैं। क्या कैलकुलेट करोगे, मतलब इस इंटरवल में एवरेज चाहिए तो पहले डेल एक्स निकालो। तो डेल एक्स क्या है, चेंज इन पोजीशन, तो फाइनल पोजीशन XQ माइनस इनिशियल पोजीशन XP। अच्छा, XQ कितना होगा बताओ, XQ कैसे निकालोगे? XQ का मतलब क्या है, पोजीशन ऑफ द पार्टिकल एट t इक्वल टू t प्लस डेल टी, मतलब इस इंस्टेंट उस पार्टिकल का पोजीशन है। कैसे निकालोगे, ये पोजीशन t टाइम का है, तो इसमें t की जगह अगर t प्लस डेल टी पुट कर दोगे तो ये XQ हो जाएगा। ये x क्या है, एक जनरल एक्सप्रेशन है, क्योंकि ये जो इक्वेशन गिवन है, इस इक्वेशन से आप हर इंस्टेंट पर उसका जो पोजीशन था ओरिजिन से वो निकाल सकते हो। तो हमको XQ चाहिए, XQ क्या है, t प्लस डेल टी पर उसका पोजीशन, तो ये पोजीशन का इक्वेशन है। इसमें t की जगह हम t प्लस डेल टी पुट कर देते हैं तो कितना हो जाएगा, 20 प्लस 5, इसको लिख सकते हो ना भाई, 20 प्लस 5, t को रिप्लेस कर देंगे t प्लस डेल टी हो जाएगा ये, और XP कितना हो जाएगा, t टाइम पर जो उसका x होगा वही XP होगा, तो t टाइम इसमें पुट करो तो 20 प्लस कितना हो जाएगा 5t स्क्वायर, ठीक है। अब क्या करोगे, XQ यहां से हम पुट कर देते हैं t प्लस डेल टी स्क्वायर माइनस XP कितना हो जाएगा 20 माइनस 5t स्क्वायर, पुट कर दिया। अब इसको सॉल्व करते हैं, ये 20 कैंसिल, ये कितना हो जाएगा 5t स्क्वायर प्लस 2t डेल टी प्लस डेल टी स्क्वायर लिख सकते हैं माइनस 5t स्क्वायर। अच्छा देखो, ये 5t स्क्वायर ये तो कैंसिल हो जाएगा, यहां बच जाएगा 10t डेल टी प्लस 5 तो रहेगा ना, ये 5t स्क्वायर और 5t स्क्वायर कैंसिल, तो ये हो जाएगा 5t डेल टी स्क्वायर, 5 डेल टी स्क्वायर इतना आ जाएगा 5 डेल टी स्क्वायर, इतना लिख सकते हो, ठीक है। ये क्या निकल गया, डेल एक्स। लेकिन हम लोगों को क्या बोला गया कि जिस इंस्टेंट निकाला उस इंस्टेंट से थोड़ा सा डेल टी सेकेंड लेटर जो भी हम लोग का डेल एक्स होगा, मतलब डेल एक्स पर डेल टी निकालना, एवरेज निकालना, ठीक है। तो देयरफॉर अब हम लोग क्या करेंगे, एवरेज वेलोसिटी कितना आ जाएगा, मतलब वी एवरेज अगर निकालोगे तो ये आ जाएगा डेल एक्स बाई डेल टी, इतना आ जाएगा, ठीक है। उन्होंने कहा पहले एवरेज निकालो, जैसे निकालते थे डेल एक्स बाई डेल टी निकल गया, लेकिन डेल एक्स बाई डेल टी अभी पूरा नहीं निकला, अभी हम लोग डेल एक्स का वैल्यू इसमें पुट करेंगे। तो डेल एक्स बाई डेल टी, डेल एक्स का वैल्यू कितना हो जाएगा 10t प्लस 10t इंटू डेल टी प्लस
5 डेल टी स्क्वायर डिवाइडेड बाई डेल टी, और ये कितना हो जाएगा 10t प्लस 5 डेल टी। ये क्या निकल गया v एवरेज, और v एवरेज का मतलब डेल एक्स बाई डेल टी। डेल एक्स बाई डेल टी हम लोगों ने कैलकुलेट कर लिया, ठीक है। अब सोचो ये कैलकुलेट करने के बाद अब क्या करना होगा। अब हम लोग डेल टी को छोटा नहीं करेंगे, अब डायरेक्ट क्या करना है, लिमिट का कंसेप्ट लगाते हैं। तो लिमिट का कंसेप्ट जब आया तो ये कहा गया कि पहले आप हमेशा एवरेज निकाल लो, और एवरेज निकालने के बाद, ठीक है, मतलब जिस इंस्टेंट आपको इंस्टेंटेनियस पूछा है उससे डेल टी सेकेंड आगे एक इंटरवल ले लो, इस इंटरवल में एवरेज निकाल लो, और एवरेज निकालने के बाद आप क्या करो कि ये जो डेल एक्स बाई डेल टी है इसके साथ लिमिट लगा दो, लिमिट डेल टी टेंडिंग टू 0 इक्वल्स टू कर दो, मतलब इसमें लिमिट लगा दो, ठीक है। और लिमिट लगाने का मतलब क्या है कि सिंपल कहने का मतलब क्या है कि जो डेल एक्स बाई डेल टी का एक्सप्रेशन है उसमें डेल टी को आप 0 पुट कर दो। डेल एक्स बाई डेल टी का जो एक्सप्रेशन है उसमें डेल टी को क्या पुट कर दो, 0 पुट कर दो। ये लिमिट का कंसेप्ट आने के बाद इंस्टेंटेनियस रेट कैलकुलेट करने का तरीका था। तो यहां से डेल एक्स बाई डेल टी निकाले, उसमें लिमिट लगा दिए, तो उन्होंने कहा कि लिमिट लगाने के बाद आपको जो भी डेल एक्स बाई डेल टी मिलेगा वही आपका इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी होगा। उन्होंने कहा कि डेल एक्स बाई डेल टी आपने निकाल लिया है, बस इसमें ये वाला फैक्टर आप अप्लाई कर दो, मतलब ये वाला आइडिया, ये वाला कंसेप्ट जो है लिमिट का, उसमें इसके साथ अटैच कर दो। जैसे अटैच करोगे तो ये जो कुछ भी इसका आउटपुट आएगा वही आपका इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी होगा। तो इसमें लिमिट पुट करने का तरीका क्या कि जो डेल एक्स बाई डेल टी है उसमें जो डेल टी अगर दिख रहा है तो डेल टी का वैल्यू 0 पुट कर दो, तो देखो कितना आ जाएगा 10t। ये जो नोटेशन है ना, इस नोटेशन का एक ही मतलब है कि जो डेल एक्स बाई डेल टी मिला है इसको देखकर परेशान मत होना। ये डेल एक्स बाई डेल टी था, इसके साथ ये नोटेशन हम अप्लाई कर दिए। इस नोटेशन का मतलब क्या है, ये कह रहा कि डेल एक्स बाई डेल टी में जहां भी डेल टी है वहां 0 पुट कर दो। पुट कर देते हैं तो ये कितना आ जाएगा 10t प्लस 5 इंटू कितना आ जाएगा 0, पुट कर दिए तो ये कितना आ गया 10t, ठीक है। तो लिमिट डेल टी टेंडिंग टू 0 डेल एक्स बाई डेल टी, ठीक है। ये जो भी आया पुट करने के बाद, इस नोटेशन को यूज करने के बाद, इसी वैल्यू को हम लोग कहेंगे इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। क्लियर? मतलब कह सकते हो कि या सिंपली यहां ना लिखकर ये लिख देते हैं, जो आउटपुट दिया, जो भी आउटपुट आया, दिस आउटपुट इज कॉल्ड 10t, जो आ गया दिस 10t इज कॉल्ड इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। लेकिन कहां का इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल एट टाइम t टाइम का इंस्टेंट, मतलब ये जो 10t निकला है, मतलब इस t टाइम पर, मतलब p पर जब पार्टिकल होगा तो उस इंस्टेंट उसका इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी कितना होगा 10t होगा। और ये पता है ये जो 10t है दिस इज कॉल्ड इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल एट टाइम t, ये ध्यान रखना। और ये जो पार्ट है LHS में दिस इज कॉल्ड, इट इज अ प्रोसेस। इसको हम लोग क्या कहेंगे, ये एक सर्टेन प्रोसेस है, और इस प्रोसेस के थ्रू जो कुछ भी इसका आउटपुट मिलेगा, इस प्रोसेस के का आउटपुट जो भी आएगा दैट इज कॉल्ड इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल। प्रोसेस क्या था, प्रोसेस ये है कि आपको एक प्रोसेस क्या, ध्यान से देखो, प्रोसेस ये है कि सबसे पहले प्रोसेस का पहला स्टेप आपको एक फंक्शन गिवन होगा। फंक्शन का मतलब x और t का रिलेशन गिवन होगा। यहां हम तो 20 प्लस 5t स्क्वायर ले रहे हैं ना, कुछ भी हो सकता है, x इक्वल टू 3t स्क्वायर हो सकता है, x इक्वल टू कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो हम लोग प्रोसेस क्या है, पहला काम क्या कर रहा है प्रोसेस में, एक फंक्शन हम लेते हैं और उस फंक्शन में क्या कर रहे हैं, ठीक है, एक डेल एक्स बाई डेल टी निकाल रहे हैं, उसका डेल एक्स बाई डेल टी निकाल रहे हैं, ठीक है, फ्रॉम टी टू टी प्लस डेल टी और टी के बीच का डेल एक्स बाई डेल टी निकाल रहे हैं, ठीक है। और जैसे ये मतलब एवरेज वेलोसिटी निकाल रहे हैं, क्या निकाल रहे हैं, एवरेज निकाल रहे हैं। और फिर थर्ड हम लोग क्या कर रहे हैं प्रोसेस में,
इस एवरेज के साथ इसके साथ एक लिमिट लगा दे रहे हैं, और ये जो लिमिट लगा रहे हैं दिस इज कॉल्ड ये वाला, और जो कुछ भी देगा, जो भी आउटपुट आएगा, दिस आउटपुट इज कॉल्ड इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। समझ में आया? ये जो नोटेशन अगर आपको दिख गया ना कि लिमिट डेल टी टेंडिंग टू जीरो डेल एक्स बाई डेल टी, दैट मीन्स कह सकते हो कि ये एक सर्टेन प्रोसेस को रिप्रेजेंट कर रहा है। ये जो है एक सर्टेन प्रोसेस को रिप्रेजेंट कर रहा है। किस प्रोसेस को? तो ये कौन सा प्रोसेस है कि जिस एक हमको एक्स और टी का रिलेशन पता होना चाहिए, वो गिवन है। नेक्स्ट टी और टी प्लस डेल टी के बीच में क्या करेंगे, एक इंटरवल ले लेंगे। मतलब जिस इंस्टेंट आपको पूछा है, टी टाइम पर पूछा है, टी और टी प्लस डेल टी के बीच में एक इंटरवल लेंगे, और उस इंटरवल में डेल एक्स बाई डेल टी निकालेंगे, और फिर उसके बाद ये वाला ऑपरेटर लगा देंगे या कैसे नोटेशन हम इंप्लॉय करेंगे, और जो कुछ भी उसका आउटपुट आएगा दैट आउटपुट इज कॉल्ड इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। और एक जनरलाइज्ड कंसेप्ट निकला, ये न्यूटन के बहुत सालों बाद निकला। न्यूटन का तरीका वही था, डेटा कलेक्ट करना, 3-4 वैल्यू लेना, वहां से कंपेयर करके पता करना, लेकिन वो बहुत ही कॉम्प्लेक्स पार्ट था। लेकिन ये क्या था, ये बहुत आसान है। कैसे? अब सोचो, अगर आपसे मैं कहूं ये बताओ कि वेलोसिटी एट पी कितना होगा, एक पॉइंट पर डिफाइन कर लिए भाई, तो पी पर जो वेलोसिटी होगा वो 10t आएगा, क्योंकि इस प्रोसेस से जो कुछ भी मिलेगा दैट टर्म इज कॉल्ड इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। दिस 10t इज कॉल्ड इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, और इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का नोटेशन क्या है, वीपी। और कह सकते हो इसको हटा दिए क्योंकि टी टाइम का है, तो वेलोसिटी एट टाइम टी है। अब आप क्या करोगे, ये जो एक्सप्रेशन मिला, ये कह सकते हो कि ये जो वेलोसिटी है आपको किसके बारे में इंफॉर्मेशन दे रहा है, टी टाइम पर इंस्टेंटेनियस निकालने से बेनिफिट क्या हुआ, टी टाइम पर इंस्टेंटेनियस निकालने से बेनिफिट ये हुआ, टी टाइम पर इंस्टेंटेनियस निकालने से बेनिफिट क्या हुआ, बेनिफिट ये हुआ कि यहां से आप अब उस पार्टिकल जो स्ट्रेट लाइन में चल रहा था, आप किसी इंस्टेंट पर उसका वेलोसिटी निकाल सकते हो। जैसे कहने का मतलब ये कह सकते हो कि वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल एट टाइम टी, ये वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल है एट टाइम टी। और ये क्या करता है ना, आपको उस पूरी कहानी बता देगा कि उस पार्टिकल जो स्ट्रेट लाइन में चल रहा था ना, उसका हर इंस्टेंट पर उसका वेलोसिटी कितना था। अब ये प्रोसेस भी आपको यूज नहीं करना होगा बार बार, एक बार आप यूज किए, आपको जो मिल गया, अब ये आपका कह सकते हो कि सबसे कह सकते हो कि इंपॉर्टेंट कैलकुलेशन था। अब इस कैलकुलेशन से आप उस स्ट्रेट लाइन में जो पार्टिकल चल रहा था, जैसे ये वाला इक्वेशन से आप क्या बता रहे थे कि वेयर इज द पार्टिकल, ये वाला इक्वेशन बता रहा है कि पार्टिकल अलग अलग इंस्टेंट पर कहां था, t इक्वल टू 1 पर कहां था, 1 पुट कर दो, t इक्वल टू 2 पर कहां था, 2 पुट कर दो। उसी तरह ये एक इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी आपको क्या बताता है कि किसी इंस्टेंट पर वो किस रेट के, हाउ फास्ट इट वाज मूविंग, वो उस लोकेशन पर कितना फास्ट मूव कर रहा था, ये आपको सारा ट्रैक करके बता देगा। दिस इज कॉल्ड इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। चेक करके देखो, अगर मैं कहूं, अभी हम लोगों ने निकाला था t इक्वल टू 1 सेकंड पर इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, न्यूटन के तरीके से निकाला था, कितना आया था, 10 मीटर पर सेकंड आया था कि नहीं आया था। अब हम लोग देखते हैं ये क्या है, एट एनी, इसको कह सकते हो, और v इज अ फंक्शन ऑफ t भी कह सकते हो। क्यों? v और t का रिलेशन v इज अ फंक्शन ऑफ t, जैसे x और t का रिलेशन क्या कहते हैं हम लोग, x इज अ फंक्शन ऑफ t। अब देखो ध्यान से, व्हेन t इक्वल टू 1, तो ये बताओ v कितना आ जाएगा, v आ जाएगा आपका 10 इंटू 1, ये 10 मीटर पर सेकेंड निकल गया। देखो 1 सेकंड पर मैंने आपको क्या बताया कि ये जो एक्सप्रेशन निकाले हो, ये एक्सप्रेशन आपको सारी कहानी बता देगा कि जो पार्टिकल स्ट्रेट लाइन में इस इक्वेशन को फॉलो करके चल रहा था, उसका अलग अलग इंस्टेंट पर उसका इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी कितना होगा, वो हम इस प्रोसेस के थ्रू लिमिट का कंसेप्ट यूज करके कैलकुलेट किए, और इसमें केवल टाइम का वैल्यू पुट करना होगा। जैसे t इक्वल टू 2 पर पूछा है, क्या करोगे, 2 का वैल्यू पुट कर दो, 20 मीटर पर सेकेंड। अब ये आपको पूरा फील हो जाएगा कि पार्टिकल, और ये आपको पूरा डिटेल में पता चल गया। एवरेज स्टार्टिंग पार्ट, इस लेक्चर के स्टार्टिंग में मैंने आपको बताया था कि एवरेज वेलोसिटी बहुत यूजफुल नहीं है, वो आपको पार्टिकल कैसे चल रहा था ये नहीं पता है, लेकिन यहां आप बता रहे हो ना कि पार्टिकल, जैसे टाइम 0 पुट कर दो तो v कितना है, 0, मतलब पार्टिकल का इनिशियल में उसका वेलोसिटी कितना था, 0 था। यहां पर वेलोसिटी कितना है, 10 है 1 सेकंड पर, 2 पर कितना 20 है। तो हम लोग कह सकते हैं कि पार्टिकल के को ट्रैक कर पा रहे हैं कि हर लोकेशन पर वो कैसे मूव कर रहा होगा, फास्ट या मूव। मतलब अब सोच के देखो ना,
अगर इस इक्वेशन को फॉलो करते हुए, इस वेलोसिटी के इक्वेशन को फॉलो करते हुए कोई पार्टिकल अगर चल रहा है तो कैसे चल रहा होगा? स्ट्रेट लाइन में, स्ट्रेट लाइन में तीन तरह का मोशन होता है। एक एकदम ऐसे चले, एकदम ऐसे कोई चल रहा है, जैसे देखो ऐसे चल रहा है, दिस इज कॉल्ड यूनिफॉर्म मोशन। मतलब उसका कह सकते हो एकदम आराम से, जितना स्पीड यहाँ वहाँ स्पीड वहीं है। लेकिन कोई पार्टिकल ऐसे भी चलता है, अचानक से उसका स्पीड बढ़ा, और कुछ पार्टिकल ऐसे स्पीड शुरू में ज़्यादा होता है फिर कम होता है, ऐसे जाके ऐसे कम, जीरो हो जाता है। ये कौन सा मोशन है? ये देख रहे हैं कि इसका वेलोसिटी बढ़ रहा था, पार्टिकल ऐसे नहीं चल रहा है, ऐसे चल रहा होगा कि उसका स्पीड इंक्रीज कर रहा होगा। तो ये आपको क्या बता रहा है? उस पार्टिकल के मोशन को आप ट्रैक कर पा रहे हो कि वो किस तरह के मोशन में है। तो ये एवरेज वेलोसिटी आपको उतना इंपॉर्टेंट नहीं है जितना इंस्टेंटेनियस। इसी को हम कह रहे हैं वी इंस्टेंटेनियस, और वी इंस्टेंटेनियस को हम लोग वी भी लिख सकते हैं। क्या लिखते हैं? वी भी लिखते हैं। वी इंस्टेंटेनियस को क्या लिख सकते हैं? वी लिख सकते हैं। ठीक है, क्लियर? तो ये अब जो न्यूटन का तरीका था उसको छोड़ देंगे, अब ये तरीका हम अप्लाई करेंगे। जब भी हमको इंस्टेंटेनियस पता होगा, अगर पार्टिकल का पोजीशन पता है, अगर पार्टिकल का पोजीशन टाइम के साथ कैसे चेंज कर रहा है, तो हम लोग उसका वेलोसिटी कैसे चेंज कर रहा है ये बता सकते हैं। मगर कौन सा वेलोसिटी कहने का मतलब एवरेज की आप बात ही नहीं करेंगे, हम लोग किसकी बात करेंगे? इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। ठीक है, तो हम लोग करेंगे क्या कि एक और क्वेश्चन मैं आपको देता हूं, ठीक है, आप खुद से एक बार ट्राई करना, तब जो सोल्यूशन मैं कराऊंगा उसको देखना। ठीक है, अभी तक जो लिमिट का कंसेप्ट हम लोगों ने सीखा कि कैसे हम लोग इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी को फाइंड आउट कर सकते हैं, इस कंसेप्ट के अकॉर्डिंग हम लोग करते क्या है, इस कंसेप्ट को और अच्छे से प्रैक्टिस करने के लिए एक क्वेश्चन हम लोग लेते हैं। और इस क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं तो इसमें दिया है कि एक पार्टिकल है, ठीक है, जिसका पोजीशन टाइम के साथ वेरी कर रहा है और वो पार्टिकल स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहा है अकॉर्डिंग टू दिस इक्वेशन x = 3t²। ठीक है, और पूछा है कि इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी t = 2 सेकेंड, t = 3 सेकेंड पर कितना होगा, ये आपको बताना है। ठीक है, अब सोचो अगर इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी कैलकुलेट करना है, ये जो दो टाइम है, इस टाइम पर आपको इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी निकालना है। और सोचो जो पहला तरीका न्यूटन का था कि 2 सेकेंड पर अगर हम निकालें और 3 सेकेंड पर निकालें तो अलग अलग हमको डेटा कलेक्ट करना होगा, तो बहुत ही टाइम टेकिंग होगा। लेकिन लिमिट वाला कंसेप्ट हम लोग जनरलाइज्ड कंसेप्ट यूज करें, लिमिट वाला, तो उससे हम लोगों का क्या होगा कि और कैलकुलेशन सिंपल हो जाएगा। तो हम लोग करते क्या है कि जो लिमिट वाला कंसेप्ट है उसको यूज करते हैं। लेकिन लिमिट वाला कंसेप्ट जब भी यूज करोगे हमेशा याद रखना कि हम इस इंस्टेंट और इस इंस्टेंट, लिमिट वाला कंसेप्ट जब भी लगेगा ये 2 सेकेंड और 3 सेकेंड वाले टाइम के लिए नहीं लगेगा। आपको एक आर्बिट्रेरी टाइम टी लेना होगा, एक जनरल टाइम टी लेना होगा, तभी लिमिट का कंसेप्ट लगेगा, नहीं तो नहीं लगेगा। एक टाइम टी पर उसका एक्स क्या है, उस एक्स के थ्रू मतलब आपको फंक्शन चाहिए। लिमिट का कंसेप्ट लगाने के लिए क्या चाहिए? फंक्शन चाहिए। फंक्शन किसको बोलेंगे? एक्स और टी का रिलेशन, x = 3t², ये आपको चाहिए। और आपको जब भी लिमिट वाला कंसेप्ट लगाना होगा तो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी आप यहां और यहां का नहीं निकालोगे, हमेशा टी टाइम का, टी सेकेंड पर जब वो पार्टिकल होगा वहां का इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी आपको निकालना होगा। और तब जो भी रिजल्ट आएगा उस रिजल्ट में आप 2, 3 पुट करोगे। इसीलिए ये गलती कभी मत करना कि हम डायरेक्ट स्ट्रेट लाइन बनाए, t = 2 ले लिए, फिर 2 के बाद डेल टी ले लिया, फिर इंस्टेंटेनियस निकाल रहे, तो क्या होगा? निकलेगा, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आपको इसी इंस्टेंट का निकलेगा। लेकिन हम किसी टी टाइम का निकालेंगे तो एक जनरल इक्वेशन निकल गया कि वेलोसिटी टाइम के साथ कैसे वेरी कर रहा है, और आपको किसी भी टाइम का निकाल सकते हो। तो हम लोग करेंगे क्या कि लिमिट वाला कंसेप्ट जब भी लगाओगे फंक्शन का यूज करोगे। ठीक है, तो यहां पर गिवन है कि जो पार्टिकल है वो स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहा है, ये ओरिजिन है, और ये इस इक्वेशन के अकॉर्डिंग x = 3t² के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहला काम हम कौन सा इंस्टेंट उठाएंगे, तो किसी टाइम t पर जब इस लोकेशन पर था, ठीक है, तो इस इंस्टेंट इस पार्टिकल का जो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी आएगा उस वेलोसिटी को कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, उस टी टाइम पर, उस पर्टिकुलर मोमेंट ऑफ टाइम पर उसका जो वेलोसिटी वेक्टर होगा वो निकालना। कैसे निकालोगे? तो याद है प्रोसेस क्या था? प्रोसेस ये था कि जिस टाइम टी पर आपको निकालना है उससे थोड़ा सा आगे एक इंटरवल लेना होगा। तो इसको हम ए ले लेते हैं और एक ये पॉइंट बी ले लेते हैं, और ये इंटरवल जस्ट कितना होगा, ये टी टाइम पर है तो डेल टी सेकेंड लेटर लेना होगा, और बी पर टाइम कितना है, टी + डेल टी है।
नेक्स्ट क्या करोगे, एक छोटा सा इंटरवल डेल टी लेना होगा, उस डेल टी में एवरेज निकालेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग डेल एक्स निकालते हैं, डेल एक्स निकालो, मतलब इंटरवल लिख देते हैं, ए बी इंटरवल लेना होगा, क्योंकि इंस्टेंटेनियस का कंसेप्ट एवरेज से ही आता है। प्रोसेस याद है, सबसे पहले फंक्शन उठाए एक्स इक्वल टू 3t²। नेक्स्ट क्या करेंगे हम लोग, टी को डेल टी से, टी का मतलब होता है इंडिपेंडेंट वेरिएबल, इंडिपेंडेंट वेरिएबल में चेंज करेंगे तो डिपेंडेंट कौन है, एक्स है, एक्स में भी चेंजेस जाएगा, तो चेंजेस कितना आएगा, एक्स बी माइनस एक्स ए फाइनल माइनस इनिशियल। एक्स बी का मतलब क्या है, पोजीशन ऑफ द पार्टिकल एट टी इक्वल टू टी प्लस डेल टी। तो हमको पता है कि इस इक्वेशन से हम किसी भी इंस्टेंट का पोजीशन निकाल सकते हैं। तो इस इंस्टेंट का पोजीशन एक्स बी है, इस इंस्टेंट का पोजीशन एक्स ए है, तो एक्स बी कैसे निकालोगे, टी का वैल्यू, टी की जगह ये वाला वैल्यू पुट कर दो, तो 3t प्लस डेल टी का होल स्क्वायर माइनस ए का पोजीशन निकालना हो तो टी का वैल्यू इसमें पुट कर देंगे, तो 3t², ठीक है, क्लियर। ऐसे लिख सकते हो। एक्चुअली हम लोग करते क्या है कि इसको 3t³ ले लेते हैं, t² पर भी बना सकते हम, 3t³ ले लेते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, ऐसे ले लिए, ये भी क्यूब आएगा, क्योंकि स्क्वायर वाला अभी हम लोगों ने कुछ देर पहले कर लिया था, ये क्यूब आएगा, देख लो, क्लियर। तो पहले डेल एक्स निकालते हैं, तो डेल एक्स देखो कितना आ जाएगा, ये 3, इसको जब ब्रेक करोगे t³, ठीक है, प्लस कितना हो जाएगा 3t डेल t² प्लस 3t² डेल टी प्लस डेल t³, ऐसे लिख सकते हो। a प्लस बी का क्यूब का फॉर्मूला माइनस 3t³। अच्छा, ये और ये तो कैंसिल हो जाएगा, यहां क्या बचेगा, अगर देखोगे तो 3 9, अच्छा ये 3t³ होगा, तो ये 9t डेल t² प्लस 9t डेल टी प्लस 9 डेल t³, इतना लिख सकते हो। सॉरी, यहाँ 3 आएगा, 3 डेल t³, ठीक है, इतना लिख सकते हैं। ये क्या निकल गया, डेल एक्स। और डेल एक्स निकालने के बाद क्या करोगे, डेल एक्स बाई डेल टी हमको चाहिए, क्योंकि जो इंटरवल लेंगे उसमें डेल एक्स बाई डेल टी चाहिए। देयरफॉर डेल एक्स बाई डेल टी अब निकालते हैं, डेल एक्स बाई डेल टी कितना आ जाएगा, डेल एक्स को डेल टी से डिवाइड कर देंगे, 9t डेल t² प्लस 9t² डेल टी प्लस ये कितना हो जाएगा 3 डेल t³ डिवाइडेड बाई क्या करोगे डेल टी, इतना लिख सकते हैं। अब ये सोच के बताओ क्या हो जाएगा, सोचना कुछ नहीं, इसको कैलकुलेट करते हैं। तो ये कितना आ जाएगा, इससे इसको डिवाइड करो तो 9t डेल टी प्लस ये कितना हो जाएगा 9t², डेल टी से कैंसिल हो गया, इससे ये 3 डेल t², इतना लिख सकते हो। ये डेल एक्स बाई डेल टी है, एवरेज निकल गया। और एवरेज निकालने के बाद अब डायरेक्ट हम लोग क्या करेंगे, लिमिट लगा देंगे, ठीक है, क्योंकि एक प्रोसेस था, टी टाइम पर हमको पता करना था वेलोसिटी, तो एक छोटा सा इंटरवल लिए डेल टी, फिर उसमें एवरेज निकाले डेल एक्स बाई डेल टी। अब इसको क्या करोगे, लिमिट ले लेंगे। देयरफॉर जो भी लिमिट लोगे तो लिमिट डेल टी टेंडिंग टू 0, टाइम को 0 करना होगा, तो डेल एक्स बाई डेल टी ये कितना आ जाएगा, इसको लेने का मतलब क्या है कि डेल टी इस एक्सप्रेशन में जहां भी डेल टी दिखेगा वहां क्या पुट कर देंगे 0। तो यहां डेल टी दिख रहा है तो 9t इंटू 0 प्लस 9t² प्लस 3 इंटू 0², इतना लिख सकते हो। तो यहां से ये तो 0 हो गया, ये तो टोटल 0 आ जाएगा, ये भी 0 आ जाएगा, बचा 9t²। तो लिमिट लेने के बाद 9t², अब ये प्रोसेस कंप्लीट हो गया। और हम लोगों को पता है कि इस प्रोसेस को कंप्लीट करने के बाद जो कुछ भी मिलेगा वही इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी होगा, सिंपल सी बात है, ठीक है। इसलिए इस 9t² को हम लोग कह सकते हैं दिस इज कॉल्ड v। v का मतलब ये रिप्रेजेंटेशन है इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का, ठीक है। तो v इक्वल टू निकल गया कितना 9t², ठीक है। या इसको लिख देते हैं कि देयरफॉर v जो आएगा, हम ओनली मैग्नीट्यूड लिख रहे हैं, डायरेक्शन है 9t², ठीक है। तो ये जो 9t² है, क्योंकि जो भी आउटपुट इस प्रोसेस का आएगा लिमिट लेने के बाद जो फाइनल जो प्रोडक्ट देगा, जो भी आउटपुट देगा, दैट इज कॉल्ड इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। तो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी निकल गया कितना 9t², मतलब इस लॉ के को मानते हुए, इस मैथमेटिकल इक्वेशन को मानते हुए पार्टिकल स्ट्रेट लाइन में चल रहा है, तो उसका वेलोसिटी ऐसे वेरी कर रहा। और इसको हम लोग क्या बोलेंगे, इसको हम लोग कहेंगे इंस्टेंटेनियस, इसको इंस्टेंटेनियस भी कह सकते हो, क्योंकि जो भी आउटपुट आएगा दिस इज कॉल्ड इंस्टेंटेनियस। और
वेलोसिटी भी कह सकते हो, क्योंकि इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी को मेनली हम लोग वेलोसिटी कहते हैं, ठीक है। तो ये हो जाएगा इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल। इंस्टेंटेनियस में आपको हमेशा बताना होगा कि इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी कर रहे हो, कब का कर रहे हो। अगर हम एवरेज वेलोसिटी निकालते हैं तो उसमें बताते हैं टाइम गैप, कि इस टाइम गैप के लिए ये एवरेज वेलोसिटी है, जैसे ये डेल्टी टाइम गैप के लिए ये एवरेज वेलोसिटी है। लेकिन इंस्टेंटेनियस का मतलब आपको टाइम बताना होगा कि इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल किस टाइम का। तो आप क्या लिखोगे, 8 टाइम टी, 8 टाइम टी हो गया, टी टाइम का। अब आपको जो पूछा था आप निकाल सकते हो, ठीक है। क्या पूछा था, हम लोग को पता चल गया कि v इक्वल टू 9t² आएगा। अब 8t इक्वल टू 2 सेकेंड पे इसका वेलोसिटी कितना हो, क्योंकि ये जो एक्सप्रेशन है, ये एक्सप्रेशन आपको वेलोसिटी के बारे में कंप्लीट इंफॉर्मेशन देगा। पार्टिकल के हर इंस्टेंट पर जो स्टेट टाइम में चल रहा था उसके बारे में कंप्लीट इंफॉर्मेशन देगा। तो t इक्वल टू 2 सेकेंड अगर हम पुट कर दें तो यहां से v इक्वल टू कितना हो जाएगा, 9 इंटू 2² और ये कितना हो जाएगा, 36 मीटर पर सेकेंड। और यहां पर t इक्वल टू 3 पर पूछा है, डायरेक्ट t का वैल्यू 3 पुट कर देंगे तो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी निकल जाएगा। तो v इक्वल टू 9 इंटू 3², 9 इंटू कितना हो जाएगा, 27। ये कितना हो जाएगा, आप कह सकते हो कि ये 243, देख लेना, चेक कर लेना, इतना मीटर पर सेकंड हो गया, ठीक है। तो इस कंसेप्ट को एम्प्लॉय करके, इस आइडिया को एम्प्लॉय करके हम लोग क्या कर सकते हैं कि इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी को निकाल सकते हैं, ठीक है। तो दो टेक्निक था, दो प्रोसेस था। पहला प्रोसेस का मॉडिफाइड फॉर्म लिमिट वाला प्रोसेस था, ठीक है, क्लियर। और इस तरीके से हम लोग क्या निकाल सकते हैं, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी को निकाल सकते हैं। और हमेशा ध्यान रखोगे, इसको लिख लेना कि एवरेज वेलोसिटी के लिए इंटरवल सोचते हैं, जैसे यहाँ इंटरवल ले ली, लेकिन जब हम लिखते हैं कि दिस इज द इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल, तो वहां आपको बोलना होगा एट व्हाट टाइम, किस टाइम का इंस्टेंटेनियस है, तो हम बोलेंगे टाइम टी का, क्योंकि जो हम लोग टी टाइम लिए वहां का निकालें, ठीक है। तो इतने प्रोसेस से गुजरने के बाद जो कुछ आउटपुट आएगा वो हमेशा इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल देगा एट टाइम टी। अच्छा, एक चीज याद रखना, ठीक है, ये जो लिमिट लिख रहे हैं ना, इस लिमिट का मतलब क्या है कि व्हेन डेल्टी, मतलब व्हेन डेल्टी इज मेड स्मॉलर एंड स्मॉलर एंड स्मॉलर, देन ध्यान रखना कि ये जो एक्सप्रेशन है इसका मतलब भी मैं आपको बता देता हूं। इसका मतलब ये है कि व्हेन, ध्यान से देखो, डेल्टी इज मेड स्मॉलर, वही चीज है जो न्यूटन ने बताया था, स्मॉलर एंड स्मॉलर एंड स्मॉलर स्मॉलर, देन द लिमिटिंग वैल्यू ऑफ डेल एक्स बाई डेल टी इज 90²। इसको पढ़ने का तरीका ये है, ठीक है, क्योंकि ये नोटेशन को कैसे पढ़ोगे कि व्हेन डेल्टी इज मेड स्मॉलर एंड स्मॉलर एंड स्मॉलर, देन द लिमिटिंग वैल्यू ऑफ डेल एक्स बाई डेल टी, लिमिटिंग वैल्यू ऑफ एवरेज वेलोसिटी इज गोइंग टू बी और बिकम टू बी, कह सकते हो, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी 90², ठीक है। दैट मीन्स एवरेज में जो डेल्टी है उसको जितना छोटा करते चले जाएंगे उस पर्टिकुलर इंस्टेंट पर, तो जो भी आउटपुट देगा वो इंस्टेंटेनियस होगा। ये तो पढ़ ही चुके हो, ठीक है। तो इस तरह हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। तो मेरे ख्याल से ये कंसेप्ट आपको बहुत अच्छे तरीके से क्लियर हो गया होगा, ठीक है। लेकिन यहां तक सब कुछ ठीक था, सब कुछ ठीक था। इसके बाद ये जो मेथड था, ये जो प्रोसेस था, कोई दिक्कत नहीं। ये प्रोसेस क्या था, थोड़ा सा मतलब प्रीवियस प्रोसेस से काफी कह सकते हो कि आसान था, और इसको आप इंप्लॉय करके हम लोग क्या कर सकते हैं, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी को निकाल सकते हैं। लेकिन इसके बाद कैलकुलस के बारे में जितना ज़्यादा डेवलपमेंट होते गया उतने ही इस प्रोसेस को हम लोग सिंपल करते गए, ठीक है। पहले के कंपेयर में ये प्रोसेस सिंपल था, लेकिन अब हुआ क्या कि जितना ज़्यादा डेवलप हुआ कैलकुलस, उससे हमको क्या मिला कि इस प्रोसेस को करने का इतना जो टाइम लग रहा है ना, इसको और सिंपल कर सकते हैं।
और इसको सिंपल करने के लिए अब हमको पूरा डिफरेंशियल कैलकुलस का नॉलेज होना चाहिए। तो डिफरेंशियल कैलकुलस हम लोग मैथ में इसलिए पढ़ते हैं कि इस तरह का इंस्टेंटेनियस रेट को जब डील करना होगा तो हम उसको इंप्लॉय करके इतना मेहनत नहीं करना होगा। मतलब लिमिट उमिट का सारा दिक्कत हट गया। अब एक तीसरा प्रोसेस आ गया और तीसरा मेथड या तीसरा जो कंसेप्ट है या जो आइडिया है आपको इस सिचुएशन को और सिंपल बना देगा। कैसे सिंपल बनाएगा तो चलो देखते हैं। तब इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी को समझने का एक और जनरलाइज्ड कंसेप्ट हम लोग देखते हैं, तीसरा मेथड जो फाइनली आपको उसी को इंप्लॉय करना है जब भी इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी या इंस्टेंटेनियस रेट पता करना होगा तब। ठीक है, तो ये तीसरा आइडिया या कंसेप्ट इसको कैसे इंप्लॉय किया गया होगा, कैसे इसको इंट्रोड्यूस किया गया होगा, तो आप ऐसे समझ सकते हो कि जब पहले न्यूटन का जो कंसेप्ट था कि इंस्टेंटेनियस रेट को कैलकुलेट करने का, तो वहां पर क्या था कि डेटा कलेक्ट कर रहे थे, 3-4 डेटा लेना पड़ता था। ठीक है, लेकिन उस 3-4 जो कैलकुलेशन वाला डेटा था उसको रिप्लेस किया गया लिमिट से। अब क्या हुआ कि जो लिमिट वाला प्रोसेस है ये थोड़ा सा टाइम टेकिंग है, अब इसको रिप्लेस कर दिया गया। मतलब कह सकते हो वो जो ऑपरेशन कर रहे थे, कौन सा ऑपरेशन कर रहे थे कि पहले मेथड के अकॉर्डिंग हम लोग जो ऑपरेशन कर रहे थे कि एक पर्टिकुलर इंस्टेंट ले रहे थे, वहां पर एक छोटा सा इंटरवल लेते थे, फिर उस इंटरवल को और छोटा करते थे और छोटा करते थे और छोटा करते थे, और हम लोग चेक करते थे कि डेल एक्स बाय डेल टी किस पॉइंट की तरफ या किस वैल्यू के, किस डेफिनेट वैल्यू की तरफ कन्वर्ज कर रहा है, उस वैल्यू को चेक करते थे। तो ये जो चेक करने का कंसेप्ट था उसको रिप्लेस कर दिया लिमिट ने। और इस लिमिट का जो भी कह सकते हो प्रोसेस सिंपल नहीं है, आपको डेल एक्स बाय डेल टी तो निकालना ही पड़ रहा है भाई। आप कर क्या रहे हो, ध्यान से देखो ना। ठीक है, हम लोग पहले मेथड के कंपेयर में सेकेंड मेथड काफी रिलायबल है, लेकिन उसमें आपको डेल एक्स बाय डेल टी निकालना ही पड़ेगा। मतलब x गिवन है तो x गिवन है, जैसे अभी हम लोग ने देखा 3t³, तो हम लोगों ने क्या किया, पहले डेल एक्स बाय डेल टी ये काम तो किए हम लोग, उसके बाद हम लिमिट लगा रहे हैं कि लिमिट डेल टी टेंडिंग टू 0 डेल एक्स बाय डेल टी, लेकिन बीच में ये फंक्शन गिवन है और ये वाला काम हमको करना होगा, तब ये काम पर आएंगे, तभी जो आउटपुट देगा दैट इज कॉल्ड v इंस्टेंटेनियस होगा। मतलब पहले के कंपेयर में ये मेथड अच्छा था, बहुत अच्छा नहीं था। अब सोचो कैसे लोगों ने सोचा, बहुत लोगों ने सोचा कि यार अगर ये वाला जो बीच वाला जो प्रोसेस है, मतलब ये फंक्शन उठाए और ये जो ऑपरेशन कर रहे थे, कौन सा ऑपरेशन, डेल एक्स बाय डेल टी, तो डेल एक्स बाय डेल टी थोड़ा टाइम टेकिंग था यार। पहले डेल एक्स लो, पहले तो एक डेल टी लो, फिर डेल एक्स निकालो, फिर उसका रेशियो निकालो, और फिर उसके बाद लिमिटिंग वैल्यू लो, तब ये इंस्टेंटेनियस दे रहा था। ये मेथड 2 की बात कर रहे थे। तो लोगों ने सोचा कि ये जो मेथड 2 में हम लोग ये जो प्रोसेस यूज कर रहे थे, अब मेथड 2 की जगह हाँ लोगों ने सोचा कि एक मेथड 3 हम लोग लाते हैं कि क्या ऐसा हो सकता है कि डायरेक्ट हम x इक्वल टू 3t³ से हमको डायरेक्ट इंस्टेंटेनियस मिल जाए, डायरेक्ट, ये बीच में ये वाला प्रोसेस गायब कर दें। काफी मेहनत किया हुआ है मेरा इस टॉपिक पर, केवल आपके लिए, कि पढ़ो तो केवल बोर्ड के लिए, IIT JEE के लिए नहीं, पढ़ो तो सीखने के लिए। एक बार सीख गए ना फिजिक्स और चाहे मैथ, आप कुछ भी कर सकते हो लाइफ में यार, बहुत कुछ कर सकते हो, लेकिन सही ज्ञान होना जरूरी है। और कैसे कैसे हम लोग अपने आइडिया को जनरेट करते हैं, डेवलप करते हैं। अभी आपका स्टार्टिंग फेज है, क्लास 11 का है, पढ़ने का जोश अलग होता है। इस जोश में आप बहुत अच्छे अच्छे कंसेप्ट सीख सकते हो। और मैं कराटे से कहता हूँ, दुनिया की कोई भी बुक उठा लो, ये सब कुछ भी नहीं दिया यार, कुछ भी लिखा जाता है, कुछ भी पढ़ाया जाता है, लेकिन सही पढ़ाई के लिए मैंने बहुत मेहनत की है। आप लोगों ने इतने सारे टॉपिक्स किए हो, आपको अच्छी तरह से पता है कि मेरा मेन मोटिव होता है कि आप उस चीज़ को फील कर पाओ, ये कैसे आया होगा, क्यों आया होगा, क्यों लाया गया। ठीक है, तो देखो क्या किया गया कि जैसे हम लोग मेथड 1 में था डेटा कलेक्ट करने की जगह हम लोग यहां पर ये वाला थोड़ा इसको सिंपल कर दिया मेथड 1 को, लेकिन मेथड 2 भी ये जो प्रोसेस था ये भी एक प्रोसेस है, लेकिन ये प्रोसेस कैसा प्रोसेस है, टू फाइंड द इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। लेकिन ये प्रोसेस क्या था, इसमें ये डेल एक्स बाय डेल टी एवरेज का कंसेप्ट आ जा रहा था, कैलकुलस का कंसेप्ट आ रहा था, थोड़ा सा टाइम टेकिंग था। तो लोगों ने कहा कि नहीं यार, ऐसा कुछ किया जाए कि डायरेक्ट उस फंक्शन से हम बीच में हमको एवरेज का कोई दिमाग ही ना लगाना हो, हम ऐसा काम करें कि डायरेक्ट उस फंक्शन से इंस्टेंटेनियस पर चले। और ऐसा हुआ, और ऐसा हो चुका है,
आपको आपको इसको इन्वेंट नहीं करना, डिस्कवर नहीं करना, बस आपको उसको जानना है कि ऐसा हुआ है तो कैसे हुआ। तो लोगों ने क्या किया कि ये वाला ध्यान से देखो, ये तो ये जो मेथड 3 है, लोगों ने कहा कि आप एक काम करो, वी इंस्टेंटेनियस जो हम लोग लास्ट में आ रहा है, वी इंस्टेंटेनियस जो लास्ट में आ रहा है, इसको उन्होंने कहा कि इसका एक नाम दे देते हैं, और इसका नाम दे दिए डी ऑफ डी एक्स। डी वाई कह सकते हो कि डी ऑफ डी एक्स, डी ऑफ डी एक्स कह सकते हो, और इसको कहा कि इसको ऐसे लिख सकते हैं। उन्होंने कहा कि अब ये जो पार्ट था, ये दोनों को कंबाइन करने के बाद उन्होंने एक ऑपरेटर दे दिया और एक नया ऑपरेटर दे दिया। ठीक है, मतलब कह सकते हो कि ये जो प्रोसेस था, इस प्रोसेस की जगह इन्होंने कहा कि ये जो टोटल टर्म है ना, इसका एक नाम दे देते हैं, एंड दिस सॉरी डी ऑफ डी टी हो जाएगा। मतलब इसको लिखेंगे dx बाई dt, इसको क्या लिखेंगे dx बाई dt। और कहा यह गया कि अब आप लोग करना क्या है कि इन सब चीजों को भूल जाओ, डायरेक्ट v इंस्टेंटेनियस निकालने के लिए आप dx बाई dt लिख दो, बस खत्म हो गया। ठीक है, अब ये सोचो, ये जो dx बाई dt क्या है, ये जो d ऑफ dt है, उन्होंने कहा d ऑफ dt जो है इट बिहेव्स एज ए मशीन। और ये कैसा मशीन है? अपडेटेड मशीन टू कैलकुलेट इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। और कोई और चीज होगा तो उसको रेट लिख सकते हैं। ये बोला गया कि ये जो डी ऑफ डी टी है ना, इसको लोगों ने कह दिया, आप ये मेरा अपना खुद का कंसेप्ट है, इसको कह दिया हम लोग अपडेटेड मशीन। इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी कैलकुलेट करने का ये मशीन था। ये जो एक तरह से एक मशीन है जो इस प्रोसेस को इंप्लीमेंट कर रहा है, जो काफी कॉम्प्लिकेटेड मशीन था। लेकिन ये जो नया अपडेटेड मशीन आ गया, ये एक मशीन की तरह काम करेगा। ये जो ऑपरेटर है, डी ऑफ डी टी इज अ ऑपरेटर, ये एक मशीन है। और इस मशीन में, मशीन कहने का मतलब क्या है, थोड़ा सा आपके दिमाग में आ रहा होगा कि मशीन का मतलब क्या होता है। हर मशीन का कुछ काम होता है। जैसे पहली बार आप कोई मशीन देखते हो या आपको सेंस होता है किसी मशीन के बारे में, तो आपके अंदर क्यूरियोसिटी होता है। जैसे एक सिंपल सा मशीन लेते हैं, बाइक। तो बाइक भी एक मशीन है, ठीक है। तो पहली बात आपके मन में ये आता है कि उस जो बाइक वाला मशीन है उसका नाम क्या है, तो बाइक। उसी तरह इस ऑपरेटर का नाम क्या है, तो इस ऑपरेटर का नाम, मतलब इस मशीन का नाम पता है क्या दिया गया? इस ऑपरेटर का नाम दिया गया डिफरेंशिएशन। जैसे कोई एक मशीन है, ठीक है, जैसे कैलकुलेटर है, वो कैलकुलेशन करता है, ठीक है। तो उसी तरह जो डिफरेंशिएट करता है, इस ऑपरेटर का नाम दे दिया गया डिफरेंशिएशन। ये जो ऑपरेटर, ये जो मशीन है, इसका नाम दे दिया गया डिफरेंशिएशन। ठीक है, क्लियर? एक चीज ध्यान रखोगे। अब देखो बाइक से कंपेयर कर, बाइक का काम क्या है? हर मशीन का कुछ पर्पज होता है। बाइक का पर्पज क्या है? मैकेनिकल एनर्जी देना। इस ऑपरेटर का पर्पज क्या है? इस मशीन का काम क्या है? ये जो डी ऑफ डी टी है, किसका? एक्स का। इस मशीन का काम क्या है? डी ऑफ डी टी जो मशीन है, इसका काम क्या है? इसका काम ये है, आपको इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी देने का काम करेगा। बाइक के साथ कंपेयर कर। अब सोचो बाइक क्या चाहता है? बाइक जो भी देगा आउटपुट, उसके लिए उसको इनपुट चाहिए। इनपुट क्या लेता है? पेट्रोल, डीजल। पेट्रोल कह सकते हो, बाइक तो पेट्रोल लेता है। और आउटपुट क्या देगा? मैकेनिकल एनर्जी। जो बाइक चलता है तो मैकेनिकल एनर्जी। तो उसी तरह ये मशीन क्या चाहेगा? ये मशीन, इस मशीन को फंक्शन चाहिए। इस मशीन को, कौन से मशीन को? तो जो डी ऑफ डी टी है, या जो मशीन है, इज ए इनपुट। इनपुट किसको लेगा? एक फंक्शन को लेगा। फंक्शन का मतलब एक्स टी लेगा। अगर हम इस मशीन की यहां पर डी ऑफ डी टी की बात करें तो इनपुट में क्या लेगा? एक फंक्शन लेगा। फंक्शन कौन सा लेगा? एक्स टी। मतलब जो पोजीशन है टाइम के फॉर्म में, मतलब x इक्वल टू 3t क्यूब, इसको क्या ले लेगा? वो इनपुट लेगा। और जैसे बाइक इनपुट क्या लेता है? पेट्रोल। आउटपुट क्या देता है? मैकेनिकल एनर्जी। उसी तरह ये जो मशीन है, इनपुट में क्या लेगा? फंक्शन लेगा। और आउटपुट में क्या देगा? आपको इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी देगा। क्या दे देगा? इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी।
सिंपल सी बात है। ये जो मशीन है एकदम बाइक के साथ कंपेयर कर दो, आपको सब कुछ पता चल जाएगा। ठीक है, तो अभी हम लोग कर क्या रहे हैं, आपको ये बोला गया कि आप इस प्रोसेस को भूल जाओ और इसके जगह एक ऑपरेटर डिफाइन किया गया डीएफडीटी। और डीएफडीटी जिस फंक्शन के साथ, डीएफडीटी हमेशा किसके साथ लगता है, फंक्शन के साथ, जिस फंक्शन में ये अप्लाई होगा, जिस फंक्शन को ऐसा इनपुट लेगा, ऑलवेज उस फंक्शन का इंस्टेंटेनियस रेट देगा। तो ये क्या देगा, कह सकते हो कि यहां पर dx ऑफ dt, इसका नाम क्या देंगे, इसको कहेंगे डिफरेंशिएशन ऑफ x। ठीक है, डिफरेंशिएशन ऑफ x, मतलब ये मशीन किसका डिफरेंस, जैसे कह सकते हो कि जैसे बाइक किसका यूज करता है, पेट्रोल का, उसी तरह ये मशीन एज ए इनपुट किसको लेगा, डिफरेंशिएशन ऑफ x को इनपुट ले रहा है। यहां पर ये जो मशीन है डीएफडीटी x को एज ए इनपुट ले रहा है। ठीक है, डिफरेंशिएशन मतलब इट डज, या ऐसे कह सकते हो डी ऑफ डी टी डज डिफरेंशिएशन ऑन x एंड it produces instantaneous velocity as an output। क्लियर, मतलब ये डीएफडीटी एक कह सकते हो एक सर्टेन प्रोसेस का नाम है, उस प्रोसेस को ही हम मशीन का दे रहे हैं। ठीक है, अपडेटेड मशीन का मतलब क्या है, जैसे मान लो पहले क्या होता था, जैसे कभी आप गए होगे शायद बिस्किट फैक्ट्री में जाना, बिस्किट फैक्ट्री में बिस्किट कैसे बनता है, तो मशीन का कुछ अलग पार्ट होता है, वो पहले मैदा, चीनी, जो भी कलर होता है सब, और जो घी होता है, सबको मिक्स करता है। मिक्स करने के बाद क्या होता है, उसको कन्वेयर बेल्ट पर चला कर लाते हैं, फिर वो क्या होता है, हीटेड होता है, फिर हीट होकर फिर वो पैकेजिंग होता है। तो एक बहुत लंबा चेन होता है, अलग अलग पार्ट्स होता है। लेकिन अब क्या होता है कि मान लो कि किसी ने एक ऐसा मशीन बना दिया जो आपको करना कुछ नहीं, आपने डायरेक्ट क्या किया, मैदा, घी और चीनी डाल दिया, और वहां से बिस्किट में सारा प्रोसेस होता है वो अपने आप वो मशीन करके आपको आउटपुट बिस्कुट दे दिया। डिफरेंशिएशन भी क्या हो गया, एक अपडेटेड मशीन है, वो जो लिमिट वाला जो प्रोसेस था इसके थ्रू भी इंस्टेंटेनियस निकालते हैं। न्यूटन के पहले कह सकते हो कि मेथड के थ्रू, पहले मेथड नहीं मतलब लॉ की मत समझ लेना, मतलब जो पहला मेथड था उसके थ्रू भी आप इंस्टेंटेनियस निकाल सकते हो, लेकिन कंपेयर टू दिस ये मेथड इंस्टेंटेनियस निकालने का आसान था। और ये मेथड, ये अपडेटेड मशीन है, ये जो ऑपरेटर है अपडेटेड है, और इससे क्या होगा, हम डायरेक्ट फंक्शन को उठाएंगे, इस मशीन में डालेंगे, आउटपुट आपको इंस्टेंटेनियस दे देगा। जैसे ये क्या कर रहा था, ये फंक्शन मिला, लेकिन फिर क्या करेगा, एक स्ट्रेट लाइन बनाएगा, फिर इंटरवल लेगा, फिर डेल एक्स पे डेल टी निकालेगा, फिर लिमिट लगाएगा, तब इंस्टेंटेनियस देगा। अगर हम इस मशीन का यूज करेंगे तो ये बहुत टाइम टेकिंग मशीन है, लेकिन कह सकते हो ये वाला जो ऑपरेटर यूज करेंगे भाई, इसमें दिमाग ही नहीं लगाना है, डायरेक्ट ये फंक्शन को लेगा और बीच वाले सारे चीज को गायब कर दिया और डायरेक्ट यहां से कुछ आउटपुट दे देगा, जो आउटपुट देगा वो इंस्टेंटेनियस है। लेकिन ये मशीन आउटपुट क्या देगा, तो इस मशीन में तो आपको प्रोग्रामिंग करना होगा कि भाई ऐसा एक्स होगा तो ऐसा आउटपुट देना, ऐसा एक्स होगा तो ऐसा आउटपुट देना। जैसे कोई भी चीज, जैसे आप कह सकते हो कि एक कैलकुलेटर एक मशीन है, सिंपल मशीन है, तो अगर मैं कैलकुलेटर की बात करूं तो आप देख सकते हो कि अगर मैं यहां पर 4 इंटू, जैसे देख सकते हो 4 इंटू 5 करूं, तो इसको अब एक प्रोग्रामिंग किया हुआ है कि 4 इंटू 5 20 आएगा, तो देखो किए तो 20 आ गया, शायद आपको दिख रहा होगा 20 आ रहा, और जब 4 + 5 करेंगे तो 9 आएगा। तो कैलकुलेटर एक सिंपल मशीन है, तो इसमें क्या कर रहे हैं, प्रोग्रामिंग कर रहे हैं। तो ये जो मशीन है ये एक्स को एज ए इनपुट लेगा, जो आउटपुट देगा, आउटपुट ये मशीन को आपको क्या करना होगा, प्रोग्रामिंग करना होगा कि आपको पहले से इसको बताना होगा कि ऐसा इनपुट आया तो आपको आउटपुट ये देना है, ऐसा इनपुट आएगा तो आपको आउटपुट ऐसा देना है, ऐसा इनपुट आएगा, ठीक है, तो आपको आउटपुट ऐसा देना है। तो इस मशीन का कह सकते हो, ये क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, काफी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, ये ध्यान रखना, ठीक है। और इसी को हम लोग कह सकते हैं, ये जो देयरफॉर वी इंस्टेंटेनियस, हम इंस्टेंटेनियस के केस में इस मशीन को समझा रहे हैं, आप dy/dx को भी ऐसे ही समझ सकते हो, वो भी कुछ अलग नहीं, यही चीज है, ठीक है। तो वी इंस्टेंटेनियस को हम लिख सकते हैं क्या, dx ऑफ dt, और x क्या है, पोजीशन फंक्शन है, वेयर x इज अ
पोजीशन फंक्शन, फंक्शन बार बार कर रहे हैं, पोजीशन फंक्शन मतलब ये टी का फंक्शन होना चाहिए, टी का फंक्शन नहीं होगा तो इसका डेरिवेटिव नहीं आएगा, ठीक है। और इसको ऐसे भी कह सकते हो, इट इज कॉल्ड डेरिवेटिव ऑफ एक्स, इसको हम लोग कहते हैं डेरिवेटिव ऑफ एक्स। डिफ्रेंशिएट कर रहा है किस ठीक है, कह सकते हो कि डिफ्रेंशिएट कर रहा है, ठीक है। डिफ्रेंशिएट मतलब इस फंक्शन पर वो एक प्रोसेस जो भी है अपने आप सारा, ये जो काम था डेल एक्स बाई डेल टी, फिर ये लिमिट लगाना, ये सारा काम डी ऑफ डी टी अकेले कर लेगा, अपने आप कर लेगा। ये जो हम लोग कर रहे थे ये अपने आप सब कुछ कर लेगा, ठीक है। करने के बाद क्या होगा, तो इसी को हम लोग बोलेंगे ये डेरिवेटिव एग्जैक्टली क्या, एक प्रोसेस है, डेरिवेटिव ऑफ एक्स, इसको कहते हैं विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, ठीक है। ये याद रखना है, इस स्टेटमेंट को क्या लिखते हैं, डेरिवेटिव ऑफ एक्स विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, ठीक है। अब ध्यान से देखो, ये तो क्लियर हो गया। तो ये तीसरा मेथड था, ये हम लोग डिफाइन कर दिए। लेकिन अब हम लोग का काम क्या है कि जो डी ऑफ डी टी है, डी ऑफ डी टी है, इसको प्रोग्रामिंग करना होगा। तो सोचो प्रोग्रामिंग कब कर पाओगे, जब आपको कोडिंग के बारे में पता होगा। मतलब कैसे, तो प्रोग्रामिंग कब कर पाओगे, जब उसको आपको उस मशीन में क्या क्या डालना है वो पता होना चाहिए, ठीक है। तो देखो ये कुछ रूल्स बनाया गया है कि अगर x इक्वल टू टी टू द पावर n है, तो जब इसका डेरिवेटिव करेंगे, डी ऑफ डी टी करेंगे, ठीक है, किसका, x का, इसका जब डेरिवेटिव कर रहे हैं, ध्यान से देखो ये फंक्शन है और डायरेक्ट पहला कंडीशन ऐसे लिख दिया, x इक्वल टू टी टू द पावर n है। मतलब ये जो x है यहां 3t³ था, लेकिन यहां t टू द पावर n, n कोई भी एक रियल नंबर है, n इज ए रियल नंबर, n बिलोंग्स टू r, मतलब n इज ए रियल नंबर। तो इसका जब डेरिवेटिव करोगे, ठीक है, तो ये मशीन पता है क्या देगा, ये जो भी देगा ये आपको याद रखना है, क्या देगा पता है, n इंटू टी टू द पावर n माइनस 1 देगा। ये आपको पता होगा तब इस मशीन का काम क्या है कि जब x इक्वल टू टी टू द पावर n, मतलब कहने का मतलब क्या है कि ये मशीन x को एज अ फंक्शन लेगा, और फंक्शन अलग अलग हो सकता है, x इक्वल टू 3t³ भी हो सकता है, x इक्वल टू 20 + 5t² भी हो सकता है, ठीक है। जैसे आप सिंपल सा देखो, मतलब सिंपल सा आपको क्या करना है कि आपको एलिमेंट्री आइडिया होना चाहिए डिफरेंशियल कैलकुलस का, और इसीलिए डिफरेंशिएशन मैंने पढ़ाया है। तो यहाँ डिफरेंशिएशन मैं नहीं बताने जा रहा हूँ, एक छोटा सा ये एग्जांपल पहले आपको समझा दूँ, ठीक है। तो ये जो मशीन है डी ऑफ डी टी, ये x को एज इनपुट लिया और आउटपुट में ये जो दिया, तो ये आउटपुट हमको पता है ये क्या है, इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज ऑफ x है विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। इसको हम लोग कहेंगे कि इसको हम लोग कहते हैं इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज ऑफ x विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, वी इंस्टेंटेनियस। मतलब ये जो आउटपुट देगा इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज ऑफ x किसके रिस्पेक्ट में है, विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, ठीक है। अब ये देखो, जैसे मान लो ये था, एक एग्जांपल हम लोग ले लेते हैं, क्वेश्चन दे दिया, यही क्वेश्चन लेते हैं, x गिवन है 3t³, कह रहा है कि बताओ कि v इंस्टेंटेनियस क्या होगा। अब हमको पता है कि v इंस्टेंटेनियस हमको याद है, ये v इंस्टेंटेनियस क्या होता है, पोजीशन का डेरिवेटिव होता है। मतलब जो पोजीशन पता है तो उसको क्या करेंगे, पोजीशन एक फंक्शन होना चाहिए, फंक्शन का मतलब टाइम का फंक्शन है, इसमें हम डी ऑफ डी टी के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, मतलब कैसे, तो ये इस ऑपरेटर में डाल देंगे, तो जो भी आउटपुट देगा वही इंस्टेंटेनियस होगा। तो ये डी ऑफ डी टी एक्स कितना है, एक्स है 3t³। अब इसका डेरिवेटिव निकालते हैं, डेरिवेटिव नहीं निकाल सकते हो आप लोग पढ़े हो डेरिवेटिव, मैंने आपको बता दिया था। तो ये 3 बाहर आ गया t³ का, तो 3t² आ जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा 9t²। अब देखो इस प्रोसेस से आपने निकाला था, याद है, इस प्रोसेस से कर रही वो 9t² आया था। अब देखो इतना सारा काम नहीं करना पड़ा, डायरेक्ट क्या किए भाई, डायरेक्ट हम लोगों ने फंक्शन लिया और इसको उठा के हम डेरिवेटिव वाले मशीन में डाल दिया, आउटपुट आपको दे दिया, जो आउटपुट आएगा दैट इज कॉल्ड इंस्टेंटेनियस। देखो आ गया, लेकिन ये आउटपुट क्या देगा, ये आपको डिफरेंशियल कैलकुलस का नॉलेज होना चाहिए, जो मैंने आपको पढ़ा दिया, ठीक है। दैट मीन्स अब ये क्लियर हुआ, क्योंकि फंक्शन कुछ भी हो सकता है, एक टाइम पर डिपेंड कर रहा है, तो किसी भी रिलेशन के थ्रू डिपेंड कर सकता है, बस आपको डेरिवेटिव का कंसेप्ट पता रहना चाहिए, ठीक है। तो हम डायरेक्ट फंक्शन को उठाएंगे, डेरिवेटिव में डाल देंगे, अपने आप आउटपुट दे देगा, कोई दिक्कत ही नहीं है। तब ये लिमिट वाला काम नहीं करना होगा, ठीक है। तो फाइनली आपको करना क्या है, अब
अब हम लोग फाइनल कंक्लूजन पर पहुंच गए कि जब भी इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी पूछेगा हम लोग डायरेक्ट पोजीशन का डेरिवेटिव ले लेंगे, dx बाई dt कर देंगे, खत्म। डायरेक्ट पोजीशन का क्या करेंगे, डेरिवेटिव ले लेंगे। और सच बता रहा हूं कि ये जो कंसेप्ट है ना बहुत वाइटल है, जिस तरीके से मैंने समझाया ना उसको समझने की कोशिश करना। अब आज के बाद कभी भी पोजीशन आपको दिया रहेगा और आपको इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी पूछेगा तो पहला मेथड इंप्लॉय नहीं करना है, कर सकते हो कोई दिक्कत नहीं, सेकंड भी कर सकते हो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन हम पहले दो मेथड को छोड़ देंगे क्योंकि इसमें बहुत टाइम टेकिंग है। डायरेक्ट हमको डिफरेंशियल कैलकुलस का नॉलेज होगा तो हम डेरिवेटिव ऑपरेटर लगाकर डायरेक्ट क्या कर सकते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। ठीक है, क्लियर। तो फाइनली आपको दिमाग में क्या रखना है कि जब भी एक्स पोजीशन टाइम दिया रहेगा उसको हम इस डेरिवेटिव ऑपरेटर में डाल देंगे तो आउटपुट जो आएगा वही इंस्टेंटेनियस होगा। ठीक है, अब हम इन दो मेथड से कोई मतलब नहीं रखेंगे हम लोग। ठीक है, क्लियर। अब हम लोग इस पर एक दो सम्स करते हैं, तो चलिए अब देखते हैं इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन और इस क्वेश्चन को समझने की कोशिश करते हैं। इसमें आपका दिया गया है कि अ पार्टिकल इज मूविंग अलोंग एक्स एक्सिस। ठीक है, पहले जब भी इस तरह के सम्स बनाओगे सबसे पहले उसका एक डायग्राम बना देना जरूर। ठीक है, तो इसमें हम लोगों को दिया है कि एक पार्टिकल जो है वो एक्स एक्सिस, मान लो ये ओरिजिन है, ये एक्स एक्सिस है। ठीक है, एक्स एक्सिस के अलोंग पार्टिकल ऐसे मूव कर रहा है और इट्स पोजीशन वेरिंग विथ टाइम एज एक्स टी इक्वल टू दिस। कहने का मतलब ये जो इक्वेशन है, ये इक्वेशन क्या है, पोजीशन ऑफ द पार्टिकल एट टाइम टी, और एक्स टी लिखने का मतलब होता है कि एक्स इज अ फंक्शन ऑफ टी, मतलब एक्स डिपेंडेंट है, टी इंडिपेंडेंट है। ठीक है, इसका मतलब इसको अगर हम लोग प्लॉट करें तो ये आपको पता है ये क्या दिया है कि आफ्टर टाइम टी पर अगर इस लोकेशन पर पहुंचा होगा टी टाइम पर तो इसका ये पोजीशन है एक्स टी और ये एक्स टी गिवन है 2t क्यूब -3t² +1। ठीक है, एक्स टी गिवन है और आपसे पूछा क्या है, इट व्हाट टाइम इंस्टेंट्स इट्स वेलोसिटी इज जीरो। कह रहा है कि कौन कौन से ऐसे टाइम है या वो इंस्टेंट ऑफ टाइम है जहां पर इसका वेलोसिटी जीरो होगा। तो देखो यहाँ वेलोसिटी बोला है और वेलोसिटी अगर कहीं भी लिखा है ना, मैंने आपको कहा था कि हमेशा इसको इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी समझोगे, एवरेज की बात नहीं होता, क्योंकि इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी को हम लोग आमतौर पर वेलोसिटी कहते हैं। ठीक है, तो यहां कह रहा है कि इट्स वेलोसिटी जीरो, इसका मतलब कब की बात कर रहा है, ये बात कर रहा है कि एक इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी की बात कर रहा हूं, कह रहा है कि जीरो कब होगा। तो सबसे पहले हमको इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी तो पता होना चाहिए, तभी तक कब ये जीरो होगा हम पता कर सकते हैं। तो इसलिए सबसे पहला काम कि पोजीशन टाइम गिवन है और इससे हमको पता है कि डायरेक्ट अगर वेलोसिटी चाहिए तो एक ऑपरेटर बीच में लगा देंगे, डी ऑफ डी टी लगा देंगे, और ये डी ऑफ डी टी क्या करेगा, यहां से हमको वी इंस्टेंटेनियस दे देगा। किस में लगाओगे तो एक्स में अप्लाई कर देंगे, तो ये ऑपरेटर क्या देगा, इंस्टेंटेनियस। तो पहले हम इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी निकाले और इसी को हम वी लिख सकते हैं। तो देखो सबसे पहले क्या करेंगे हम लोग, वी निकालते हैं। तो वी कैसे निकालोगे, तो वी पता है डी ऑफ डी टी, एक्स का डेरिवेटिव करना है, ये डी ऑफ डी टी लिख रहे हैं, दैट मीन्स वही प्रोसेस को क्या कर रहा है, डिस्क्राइब कर रहा है। खैर उतना डिटेल में नहीं जाना है, डायरेक्ट हम क्या करेंगे, एक्स उठाएंगे, लेकिन एक्स जो होगा ना, एक्स मस्ट बी अ फंक्शन, मतलब ये टाइम का फंक्शन होना चाहिए, टाइम गिवन है। अब क्या करोगे, डी ऑफ डी टी, एक्स का वैल्यू पुट करो, 2t क्यूब -3t² +1 लिख सकते हैं। अब इसके बाद क्या करोगे, अब इसके बाद इसको डिफरेंशिएट करते हैं। अब यहां पर फिजिक्स का कोई कंसेप्ट नहीं है, अब जो टोटल का टोटल कंसेप्ट है, ये कौन सा कंसेप्ट है, ये कंसेप्ट है आपका डिफरेंशियल कैलकुलस का, जो काइनेमेटिक्स के पहले मैंने आपको पढ़ाया था। अब देखो इसका डेरिवेटिव निकालते हैं, कितना आ जाएगा, पहले इसका डेरिवेटिव कैसे निकाल रहे हैं, अब ये सब मत पूछना, डिफरेंशियल कैलकुलस में मैंने सारी चीजें बताई, बस डायरेक्ट उस डिफरेंशिएशन यूज कर रहा हूं। तो इसको डिफरेंशिएट करोगे तो ये 3 इधर आ जाएगा, तो 6t² और ये कितना आ जाएगा, -6t, और कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 होता है, तो ये कितना हो गया, 6t² -6t, और ये क्या हो गया, इंस्टेंटेनियस स्पीड। तो ये जो स्पीड निकला ये एवरेज नहीं है, ये कौन सा है, दिस इज कॉल्ड इंस्टेंटेनियस स्पीड, सॉरी वेलोसिटी, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी निकला है। अब नेक्स्ट क्या करोगे, ये इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी जैसे ही निकला, अब क्या करेंगे, अब ये कहा कि ये वेलोसिटी जीरो कब होगा, नहीं निकाल सकते हो, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी जीरो कब होगा, तो भाई v का वैल्यू जीरो पुट कर देंगे। ठीक है, देयरफॉर व्हेन v इक्वल टू जीरो, देयरफॉर क्या लिख सकते हो, जीरो इक्वल टू
6t² माइनस 6t, और यहां से क्या कर सकते हैं 6t कॉमन ले लिए तो t माइनस 1, और हम लिख सकते हैं इक्वल टू 0, और यहां से लिख सकते हो कि ये जो t है t कभी भी 0 नहीं हो सकता है, तो t माइनस 1 मस्ट बी 0। दो ये एक टर्म है, ये एक टर्म है, इन दोनों का प्रोडक्ट 0 नहीं हो सकता, सॉरी इन दोनों का प्रोडक्ट 0 है, ये तो कभी 0 नहीं हो सकता, टाइम 0 नहीं हो सकता है, ये वाला क्या हो सकता है t माइनस 1, या कह सकते हो कि ये भी कह सकते हो कि ये t माइनस 1 0 और t इक्वल टू 1। अच्छा t 0 भी ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, दो वैल्यू आएगा, 0 तो लेना नहीं है, ठीक है। आप क्या, अच्छा 0 भी आ जाएगा, क्योंकि देखो एक्चुअली यहाँ पर मैथ का कंसेप्ट अच्छा होना चाहिए, एक्स वाई इक्वल टू 0 है तो x भी 0 होना होगा, y भी कोई एक 0 हो जाए, और कह सकते हो y 0 हो जाए, कोई एक 0 हो जाए, तो कह सकते हो यहाँ से दो टाइम मिलेगा t इक्वल टू 0, और कह सकते हो कि t माइनस एंड t माइनस 1 इक्वल टू 0, तो t इक्वल टू 1, मतलब 1 सेकेंड पर t इक्वल टू 1 सेकेंड पर उसका वेलोसिटी 0 होगा, और जैसे 1 का वैल्यू पुट करो 1 सेकेंड पर इसका वैल्यू 0 होगा, किसका वेलोसिटी का, और टाइम 0 पर भी 0 होगा, ठीक है। वो दोनों अगर ये एक प्रोडक्ट 0 है तो x भी 0 हो जाएगा, y भी क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, ठीक है। तो हम लिख सकते हैं t इक्वल टू 0 एंड t माइनस 1 इक्वल टू 0, तो ये दो टाइम पर मतलब एट t इक्वल टू 0 एंड एट t इक्वल टू 1 सेकेंड, ठीक है, वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल इज 0, पार्टिकल इज 0, हो गया, ठीक है, क्लियर। आप देखो इसमें से आपका और एक पूछा हुआ था, आंसर हम लोग देख लेते हैं, इसका आंसर है आपका t इक्वल टू 0, हाँ सही है, ठीक है। बी नंबर पूछा ये है कि व्हाट इज द वेलोसिटी व्हेन इट पासेस थ्रू ओरिजिन, करे कि ओरिजिन से जब पास करेगा तो इसका वेलोसिटी कितना होगा। आपको पता कैसे चलेगा कि ओरिजिन पर कब पास किया कब नहीं, कैसे पता करोगे पहले। अब देखो सिंपल सा ये वाला जो सेकेंड पार्ट है ना, कि व्हाट इज द वेलोसिटी व्हेन इट पासेस थ्रू द ओरिजिन, मतलब ओरिजिन से जब पास करेगा तब इसका वेलोसिटी कितना होगा, ये आपको बताना है, ये आप लोगों का होमवर्क है, ठीक है। ये आप लोग करके बताओगे तो नेक्स्ट क्लास में ऐसे हिंट दे देते हैं कि बोला कि ओरिजिन को पास करेगा, तो ओरिजिन को पास कर ही देते हैं, क्योंकि आप लोग हो सकता है कि थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाओ। यहां पर कह रहा है कि ओरिजिन को पास करने वाला टाइम निकालते हैं, तो कैसे निकालोगे, हम लोगों को पता है कि जब पार्टिकल ऐसे चल रहा है टी टाइम पर यहां पर है, और ओरिजिन पर पहुंचेगा तो ओरिजिन का कंडीशन पता है, ओरिजिन पर x का वैल्यू कितना होता है 0 होता है। हम लोग लिख सकते हैं कि व्हेन पार्टिकल बी क्वेश्चन, व्हेन पार्टिकल इज पार्टिकल पासेस थ्रू ओरिजिन देन क्या कर सकते हो, जब ओरिजिन से पास करेगा देन उसका x कोऑर्डिनेट पोजीशन उसका 0 आएगा भाई, क्योंकि ये तो बाय डिफॉल्ट यहां ओरिजिन का कोऑर्डिनेट x कोऑर्डिनेट कितना होता है 0, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, यहां से टाइम मिल जाएगा, x का वैल्यू कितना होता है किसी टाइम t पर 2t³ माइनस 3t² प्लस 1 इक्वल टू 0। अब क्या करोगे, अब यहां से t निकल जाएगा, t नहीं निकाल सकते हो, t निकाल लो, और t ये आप लोगों का होमवर्क है, यहां से t निकालोगे, जो भी टाइम आएगा उस टाइम को हम लोग क्या करेंगे इसमें पुट कर देंगे, तब उस ओरिजिन का वेलोसिटी निकल जाएगा, ठीक है। तो ये आप लोगों का होमवर्क है, ये पहले टाइम निकालोगे और इस v में पुट करोगे तो ओरिजिन पर जब होगा तब उस इंस्टेंट का उसका वेलोसिटी निकल जाएगा, ठीक है। तो ये कंसेप्ट था किसका, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का, ठीक है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, क्योंकि जो करते हो ना वो आपको बहुत अच्छे तरीके से पता होना चाहिए, ठीक है। तो ये मेरे ख्याल से आपको बहुत अच्छे तरीके से क्लियर हो गया होगा, ठीक है। तो आज हम लोग यही रहने देते हैं और नेक्स्ट क्लास में इसके बाद कंटिन्यू करेंगे, ठीक है।